तो कल मार्केट के अंदर एक और ऐसा सेशन निकल गया जिसमें एक्सट्रीम उतार चढ़ाव था। फर्स्ट हाफ में ऐसा लगा कि बाजार का कुछ नहीं हो सकता, सेकंड हाफ में उम्मीद जगी कि बाजार का बहुत कुछ हो सकता है। ये जो 3 घंटे में कुछ नहीं हो सकता और बहुत कुछ हो सकता है, यही आपको परेशान कर रहा है। यहीं से आपको बस अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना है कि बाजार जब जाए, नीचे जाए तो आंखें गीली नहीं होनी चाहिए, और बाजार अगर बहुत नीचे चले जाए, आपका मन ललचाए, एकदम से उतर के आना है, तब मुंह में पानी नहीं आना चाहिए। तो थोड़ा सा अपने आप को संभाल के ट्रेड कीजिएगा। मार्केट के हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जिसको पिछले हमने 3-4 सालों में नहीं देखा। हमारी आदत नहीं है ऐसे देखने मार्केट की। तो मार्केट के अंदर कल भी उतार चढ़ाव एक्सट्रीम पे था, 15 का विक्स पे आज भी उम्मीद करते हैं एक्सट्रीम पे होगा। कुछ चीज़ें बदल रही हैं, वो सारी चीज़ें जो बदल रही हैं उन सबको हम विंडोज़ में ले आते हैं ताकि 4 विंडो में आपको चारों ट्रिगर पता लग पाएँ जो मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मैं और मेरे दोनों सहयोगी अभिषेक और मानसी अगले 2.5 घंटे बने रहेंगे। हम कोशिश करेंगे आपके सामने धीरे धीरे करके सारे पॉइंट्स रखते चलें। हमेशा की तरह हम अपने कार्यक्रम में अमूमन रिदम के अंदर किसी तरह का कोई बदलाव नहीं करते हैं। वो इसलिए नहीं करते हैं ताकि कहीं आपको ऐसा ना लगे स्क्रीन देखकर कि कहाँ उछल कूद हो रही है। तो इसलिए जो है वो सटीकता से एक रिदम के साथ उतार के रखते हैं, और हमारी कोशिश है कि ज़्यादा ना बताएं, जो बताएं वो अच्छे से बताएं और उसको अच्छे से आप तक रख भी पाएँ। तो इसलिए रेस में नहीं है टीआरपी, बट दूसरी तरह की रेस में है, वो है आपके भले की रेस में। कोई कुछ भी कहे लेकिन एक्चुअली में भला या एक्चुअली में फ़ायदे वाली बात तो हमारे साथ ही है। खैर एनी हाउ, अब आप जरा निफ्टी का चार्ट कल आप देख पा रहे थे स्क्रीन पर, वो आपको अभी भी दिख ही रहा होगा। मैं 4 विंडोज़ में एक ट्रिगर लेके आ जाता हूँ, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर है वो भी आपको विंडो में दिखेगा। लेकिन सबसे पहले वो 4 विंडोज़ आपकी स्क्रीन पर आ रही है। इसमें ग्लोबल मार्केट के संकेत है, जिसमें महंगाई बढ़ने से यूएस मार्केट्स पर दबाव थोड़ा दिख रहा है। गिफ्ट निफ्टी इस समय थोड़ा सपाट आपको दिखेगा। ये अच्छा साइन है कि सपाट भी है, ये अच्छा साइन भी है कि सपाट भी है। ठीक, F5 की कैश मार्केट में 6ठे दिन बिकवाली है। ये एक्चुअली 6ठे दिन की बिकवाली पता कहाँ से लिख रहे हैं? जिस दिन एक दिन की बाइंग आई थी वहाँ से। अदरवाइज तो 45 दिन की बिकवाली है, और उससे भी कहीं ज़्यादा से प्रेशर हम देख पा रहे हैं। और अगर आप वैसे चेक करना चाहें तो हम अक्टूबर से टूट रहे हैं। अक्टूबर का मंथ जो था नेट में सेलिंग का मंथ था, और उसके बाद तो खैर झड़ी लग गई, और अब तक करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए की सेलिंग मार्केट कर चुका है। F5 कर चुके हैं एक्चुअली में। और जिस तस्वीर की मैं बात कर रहा था वो तस्वीर आप तीसरी विंडो में देख पा रहे हैं कि अमेरिकी दौरे पर देश के प्रधानमंत्री हैं। काफ़ी सारे लोगों को उम्मीद है कि इस बैठक से बाजार की मंदी रुक जाएगी, बाजार की गिरावट रुक जाएगी और शायद तेज़ी की बात निकल के आए। मैं भी यही उम्मीद करता हूँ। आज शाम को बैठक होगी, देश के प्रधानमंत्री यूएस की धरती पर पहुँच चुके हैं। देखते हैं उम्मीद क्या है। मैं ऐसा मानता हूँ कि डैमेज कंट्रोल इज इक्वल टू डैमेज अगर कंट्रोल होता है इज इक्वल टू गेन होगा। तो अगर डैमेज भी कंट्रोल हो जाना है तो इज इक्वल टू गेन है। वो भले बहुत ज़्यादा भी ना आए, बट डैमेज कंट्रोल हो जाए। दूसरा, 5 महीने के निचले स्तर पर रिटेल महंगाई दर पहुंची है। दिसंबर आईपी ग्रोथ घटकर 3.2 है। अब आप चाहे इन्फ्लेशन की खुशी मनाएं, चाहे आईआईपी की ग्रोथ की कमी बनाएं, उसका थोड़ा दुख करें, वो आपकी चिंता है। लेकिन मेरे को ऐसा लगता नहीं कि इन दोनों में कोई बहुत बड़ा एक्साइटमेंट का लेवल आज मार्केट अपने हिसाब से दिखाएगा। ये मैक्रो इवेंट्स है, इनका असर आता है बट डिले आता है। ये कुछ एक 4 इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स थे जो विंडोज़ के फॉर्म में हमने आपके सामने रखा। मानसी बढ़ा रही है कार्यक्रम को आगे। 4 अहम ट्रिगर्स, और इसमें यूएस इंडिया के बायलैटरल टॉक्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट ट्रिगर है ये, जिस पर खास तौर से हमें नज़र रखनी होगी, क्योंकि भारत और अमेरिका देश की स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी और देश की सबसे बड़ी इकोनॉमी के बीच बातचीत होने जा रही है, और इस वार्ता पर भी बिल्कुल फोकस रहेगा। इसके अलावा भी इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन में ढेर सारे डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं जो कि अमेरिकी बाजार के लिए हैं। IIP CPI के डेटा हैं जो कि भारतीय बाजार से हैं, और साथ ही ढेर सारे रिजल्ट नतीजे हैं जिस पर आज बाजार को रिएक्ट करना है। और साथ ही निफ्टी 50 कॉन्ट्रैक्ट्स के एक्सपायरी का भी दिन है। सो क्लियरली मार्केट पर भी एक्शन ढेर सारा रहेगा। लेकिन विदेशी बाजार से इस वक्त संकेत कैसे दिख रहे हैं? इस वक्त एशियाई बाजार की अगर बात करें, वहां पर हम देख रहे हैं क्लियरली इंपैक्ट जो है, मजबूती के साइंस यहां पर नजर आ रहे हैं। वहीं गिफ्ट निफ्टी की तरफ से फ्लैट कामकाज जरूर है। ज्यादातर एशियाई बाजार में बढ़त के साथ कामकाज आपको देखने को मिलेगा। चीन के बाजार भी इस वक्त फ्लैट ट्रेड करते हुए, लेकिन अनुमान से ज्यादा महंगाई बढ़ने से अमेरिकी बाजारों में दबाव के साथ बीती रात क्लोजिंग देखने को मिली। वॉलेटाइल थे मार्केट्स वहां पर। विस्तार से विदेशी बाजार के संकेत कैसे हैं, और साथ ही कच्चे तेल की चाल, कमोडिटी मार्केट, नॉन एग्री पैक पर किस तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप होते हुए दिख रहे हैं, अभिषेक से एक बार जानते हैं। अभिषेक, मिले जुले संकेत ही कहे जाएंगे विदेशी बाजार के लिए। गुड मॉर्निंग।
जी मानसी, गुड मॉर्निंग। देखिए हाँ, बिल्कुल मिले जुले संकेत ही हैं। चाहे आप अमेरिका देखिए या फिर एशिया देखिए, हर तरफ से मिक्स्ड क्यूज आ रहे हैं। अब अगर कमोडिटीज़ की बात करें तो क्रूड में थोड़ी सी नरमी आई है, क्योंकि अमेरिका में भंडार बढ़े हैं कच्चे तेल के, उसके चलते दबाव आया है। लेकिन कल अमेरिका में नज़र थी सीपीआई महंगाई दर के आंकड़ों पर, यानी कि रिटेल इन्फ्लेशन के नंबर पर। वो जो नंबर्स आए हैं वो थोड़े से अनुमान से ज़्यादा आए हैं। अनुमान था 2.9% का, और यूएस सीपीआई जो बढ़ी है वो बढ़ी है 3%, तो 0.1% ही बढ़ी है। लेकिन देखिए थोड़ा सा ना ये चिंताजनक है। चिंताजनक इसलिए है कि अगर महंगाई अगर बढ़ती है तो फिर यूएस फेड की दरों में जो कटौती की उम्मीदें हैं वो थोड़ी सी धूमिल पड़ती जरूर दिखती हैं। और उसके बाद हमने देखा भी कि यूएस फेड के चेयरमैन जेरोम पावेल की तरफ से जो कमेंट्स आए हैं थोड़े से हॉकिश हैं। हॉकिश मतलब थोड़े सख्ती के वो दिख रहे हैं, और उन्होंने ये कहा है कि स्लोअर रेट कट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो यही एक पेन पॉइंट है अमेरिकी बाजारों के लिए, और उसके चलते हमने देखा कि डाउ जोन्स 2 दिनों की तेजी के बाद कल 225 अंक गिर के बंद हुआ है, और S&P 500 में जो गिरावट रही है वो 0.25% के आसपास की रही है। तो एक्चुअली अनुमान से बहुत ज़्यादा कोई ज़्यादा हॉट नहीं थी महंगाई, इसके चलते ज़्यादा हमने इम्पैक्ट देखा नहीं। नैस्डैक की बात करें तो लोअर लेवल से रिकवरी आई है करीब 200 अंकों के आसपास की, और सपाट बंद हुए हैं हल्के से पॉजिटिव बायस के साथ साथ। आज वहां पर पीपीआई, जो कि महंगाई को लेकर एक और इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, पीपीआई के नंबर आएंगे, प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स के, और हम देखेंगे कि वहां से क्या संकेत आते हैं, उस पर यूएस फेड की चाल आगे काफी हद तक निर्भर होगी। लेकिन एशिया की बात कर लें, एशिया में हम देख रहे हैं कि मिला जुला ही संकेत है। चीन को अगर हम छोड़ दें तो ज्यादातर एशियाई बाजारों में आज बढ़त के साथ कारोबार हो रहा है। हांगकांग, जापान के बाजार करीब 1% ऊपर कारोबार कर रहे हैं, और आप देखिए गिफ्ट निफ्टी बहुत ही सुस्त संकेत। 6 दिनों की गिरावट के बाद भी आज हम कोई उत्साहजनक वहां से आंकड़ा हम देख नहीं रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी सपाट ही ओपनिंग के संकेत दे रहा है। क्रूड और सोने की अगर हम बात कर लें तो कच्चे तेल में नरमी रही है। ब्रेंट के भाव की बात करें $75 के नीचे गिरा है, क्योंकि अमेरिका में स्टॉक पाइल्स बढ़े हैं कच्चे तेल के, इसके चलते इंपैक्ट आए हैं। सोने में हल्की तेजी है, एक रेंज में ही है। हमने $2950 के ऊपर के भी भाव देखे थे, रिकॉर्ड स्तर के आसपास ही सोने का भाव फिलहाल $2930 के आसपास है। लेकिन अमेरिका में अगर हम 10 साल के बॉन्ड यील्ड की बात करें तो उसमें थोड़ा सा उछाल जरूर है। 9 बेसिस पॉइंट्स की हमने कल बढ़त देखी है, और अब 4.5 के ऊपर हमने देखे थे बॉन्ड यील्ड को, वो पहुंच गया है 4.6% के आसपास। तो ये यूएस से संकेत हैं। ओवरऑल अगर हम संकेतों की बात करें, संकेत मिक्स्ड ही मानसी, लेकिन एक जो चिंता बाजार के लिए है वो लगातार बनी हुई है, मुझ पर लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं, और वो है एफआईज की बिकवाली। कल फिर से हमने देखा है कि कैश में करीब 5000 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग आई है, लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 2700 करोड़ रुपए की बाइंग है। चलिए सिलसिलेवार ढंग से समझने की कोशिश करते हैं कि इन आंकड़ों को आपको कैसे देखना चाहिए, और बाजार में आपकी रणनीति आज क्या होनी चाहिए। निफ्टी बैंक को लेकर अगर आप लॉन्ग हैं या फिर अगर आप शॉर्ट हैं, अलग अलग बिल्कुल आपके लिए रणनीति हम बनाएंगे। डिम्पी, पहले एफआईज के आंकड़ों से शुरू कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग। किस तरह से देख रहे हैं इन आंकड़ों को? और देखिए क्वांटम कम हो गया, होल्डिंग घटी, और तमाम बातें हुई कि जो कुछ चाहिए था एफआईज को वो उसमें सारी चीजें तो लगभग मिल गई हैं। एक अर्निंग्स बहुत दमदार चाहिए थे, वो नहीं मिली। बाकी तो बजट ठीक रहा, रेट कट आ गया, सब कुछ हो ही गया। नहीं, हमने कल 4-5 चीज़ें ढूंढी ऐसी कि जहां पर ये देखा जा सके कि भी हाँ क्या चीज़ें हैं जो मार्केट को डिस्टर्ब कर रही हैं। तो उसमें से हमने 5 पॉइंट भी निकाले थे जिसके बारे में आप जिक्र कर रहे हैं। एक्चुअली मैं उन्हीं 5 पॉइंट्स को मैं एक बार जल्दी रिपीट कर देता हूँ। एक बार क्या क्या ख़राब था जिसकी वजह से मार्केट टूटा। पहला ट्रेड वॉर हुआ, दूसरा हमारा डॉलर रुपये इक्वेशन से जूझ रहे थे, तीसरा तिमाही नंबर्स ठीक नहीं थे, चौथा फेड ने रेट कट नहीं किया, पाँचवा एफआईज की बिकवाली हो रही है। ये कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से बाजार टूट रहा था। लेकिन बाद में फिर ये बात भी थी कि 22,800 का बॉटम बना हुआ है। तो हाँ, बॉटम तो बना हुआ है। अगर कल नहीं बॉटम होता तो मार्केट इस तरह से बंद नहीं होता कल, अगर वो बॉटम नहीं होता। जिसमें अच्छी और बुरी चीज़ें दोनों ढूंढ लेता हूँ मैं, और दोनों को पहले मैं एक साथ बता देता हूँ मैं। आज मेरी नज़र इन सब पे थोड़ा कम है। मेरी नज़र आज देश के प्रधानमंत्री जो यूएस में पहुँचे ना, वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा है। मेरे को लग रहा है कि यूएस की जो वहाँ पे पहुँचने पर देखो एक बॉडी लैंग्वेज होती है और एक मैसेजिंग होती है। अमूमन जब भी कोई बड़े नेता इस तरह से मिलते हैं तो एक तरह का मैसेज फ्लोट करते हैं, वो मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। 3-4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी। वो एलोन मस्क से मिलने वाले हैं, बाद में मैं आपको बता दूं, वो 1:1 बैठक हो सकती है उनके साथ उनकी। और सबसे इन्फ्लुएंशियल आदमी इस समय अगर यूएस में डोनाल्ड ट्रंप के बाद कोई है तो वो एलोन मस्क ही हैं। कल अगर आप तस्वीरें उनकी देख पा रहे होंगे तो एलोन मस्क व्हाइट हाउस पहुँचे हुए थे, वहाँ उनका बेटा भी था,
वो उनके कंधे पे बैठा हुआ बात कर रहा था। ये तस्वीरें रेयर मिलती हैं आपको। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि उनके प्रेसिडेंट साथ में बैठे हुए हैं और वो कुछ बात बोल रहे हैं और साथ में वो बच्चा भी खेल रहा है उनके साथ ही। तो इनकी इंपॉर्टेंस आप इससे समझ सकते हैं, जिनके साथ सीधी सीधी बातचीत होनी है। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप के साथ में जो बातचीत होएगी वो रेट कट को यानी कि टैरिफ को लेकर होगी। उसमें भारत ने भी अपना प्लान सौंपा है। ऐसा नहीं कि भारत के पास प्लान नहीं है, भारत ने भी अपना प्लान सौंपा है कि ठीक है, हम आपको 7 से 8 एरियाज ऐसे कर देते हैं जहाँ पे हम आपके एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए ओके कर देंगे। ये 2 वे कम्युनिकेशन होगा। आप सिर्फ लेने नहीं जा रहे बल्कि आप देने भी जा रहे हो। एक बड़ा बाजार भारत का देने भी जा रहे हो आप। तो मेरे को लग रहा है शायद बातें बन जाएंगी। बहुत पॉजिटिव तो नहीं हूँ, बट हाँ, डैमेज कंट्रोल जो होगा वो शायद मार्केट के बड़ा काम आ सकता है। ये क्या लेवल्स को, सेंटिमेंट को बूस्ट करेगा? तो उसका जवाब है हाँ, ये सेंटिमेंटल लेवल को बूस्ट कर सकता है, क्योंकि मैं एक्सट्रीम पेसिमिज्म में है। कोई भी अच्छी खबर आएगी तो बाजार को थोड़ा सा तो राहत जरूर देगी। तो मैं इससे उम्मीद करके चलता हूँ। अब आते हैं एफआईज वाले क्वेश्चंस पे कि एफआईज बेच क्यों रहे हैं। ये तो मेरे को भी नहीं पता कि एफआईज क्यों बेच रहे हैं। एफआईज को अगर बजट चाहिए था, बजट मिला। एफआईज को अगर रेट कट चाहिए था, रेट कट मिला। एफआईज को सेम गवर्नमेंट वाली सरकार चाहिए थी दिल्ली जैसी जगहों पर, हालांकि पूर्ण राज्य नहीं, मैंने पहले भी उसकी इंपॉर्टेंस कम बताई थी, फिर भी वो मिल गई, है ना। उसके बावजूद भी कल 26,000 करोड़ रुपए का एसआईपी का नंबर फिर से आया, नहीं घटा, जबकि आप 12% टूटे हो, आप 18% आपका मिड कैप टूटा, उसके बावजूद भी आपका एसआईपी का नंबर कम नहीं हुआ, वो 26,000 करोड़ रुपए का दिखा। और क्या चाहिए बॉस। लेकिन फिर भी एफआईज नहीं है तो नहीं ही है। एक चीज़ की मैं दाव और दूंगा, कैश मार्केट में डीआईएस की होल्डिंग 60% हो गई है। मैंने पिछले 6-7 महीने में 60% की डीआईएस की होल्डिंग नहीं देखी। मैं आज आपको एक छोटा सा पॉइंट बताना चाहता हूँ, और ये थोड़ा डंके की चोट पे बताना भी चाहता हूँ। इसको भले रिकॉर्ड कर ले, कोई आदमी लिख ले तो भले ही लिख ले। अगर सब कुछ ठीक रहा और एफआईज मार्केट के अंदर आ गए तो आप अब तक की सबसे स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग रैली देखेंगे। ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आप अब तक की सबसे स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग की रैली देखेंगे अगर इस बार एफआईज का क्वांटम सिर्फ 50 से 60% बढ़ा। कोई बड़ी बात नहीं है, आप वापस से नया हाई भी बना दो मार्केट के अंदर। लेकिन इसके आगे एक स्टार मार्क है, बहुत बड़ा बड़ा लिखा, कि एफआईज का भारत में आना और टिकना बहुत ज़रूरी है। अब नया इनकम टैक्स का एक मेमोरेंडम जो है टेबल पे जाएगा। उसके अंदर ये था कि शायद एसटीसीजी के अंदर कुछ बात बनेगी, लेकिन वो कल तक शाम तक खबर आई कि ऐसा कुछ में कुछ चेंजेस नहीं हो रहा। तो मेरे को लगता है कि थोड़ा और अभी समय देना पड़ेगा। एफआईज हो सकता है थोड़े डिले इम्पैक्ट के साथ आएँ, बट एक टफ टाइम है जो हमको आपको निकालना पड़ेगा बिना एफआईज की मेजर होल्डिंग्स के, और उसमें बहुत बड़ा योगदान डीआईएस का है। ये 23,000 जो बच रहा है बार बार, ये डीआईएस की होल्डिंग की वजह से बच रहा है। आई रिपीट, इनकी होल्डिंग 60% हो चुकी है, ये सीधा 57% से बढ़कर 60% हुए हैं। रिटेल की होल्डिंग में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं, वो 71% पे है, और एफआईज की होल्डिंग में भी किसी तरह का बदलाव नहीं, वो जस्ट 14 से 15% हुए हैं। ये बहुत लंबा जेस्चर टाइम निकल गया जब मार्केट ने 10 से 15% के बीच में इतना समय निकाल दिया। नहीं तो 10 और 15 स्क्रीन पर देखने की समय बात होती है। मार्केट वर्टिकल राइज करता था, वर्टिकल राइज ना होने की वजह भी एफआईज का पैसा ही बताया जा रहा है। तो इसलिए जो पैसा आएगा, जब भी आएगा, जिस रूप में भी आएगा, तो भारतीय बाजारों के अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बनेगा। तब तक आप थोड़ा ये कॉशियस स्टांस, थोड़ा रेंज का स्टांस, एक्सट्रीम वॉलिटिलिटी वाले स्टांस के साथ आप काम कर सकते हैं, थोड़ी बहुत नेगेटिविटी भी। टोटली एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी है, और ये वॉलेटिलिटी मजबूती की तरफ कब तब्दील होती है इसका सभी को इंतजार है। एफआईआईज की वापसी कब होती है इसका सभी को इंतजार है। लेकिन अब कल के बाजार को याद करते हैं और उसके बाद जिनकी मौजूदा लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन है उन्हें क्या करना है वो समझने की कोशिश करते हैं। कल लगातार 6th कॉन्जिक्यूटिव ट्रेडिंग सेशन देखने को मिला, जब हमने देखा कि भारतीय बाजार में निफ्टी और सेंसेक्स दोनों लाल निशान के साथ बंद हुए। ये नहीं था कि ड्यूरिंग द सेशन बाजार ने रिकवरी नहीं दिखाई, शुरुआत कमजोरी के बाद साथ हुई, उसके बाद जबरदस्त रिकवरी भी देखने को मिली। निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी रिकवर बेहतर होता दिखा, और निफ्टी और बैंक निफ्टी यानी कि बेंचमार्क्स के मुकाबले ब्रॉडर मार्केट्स में और बेहतरीन रिकवरी देखने को मिली। लेकिन बावजूद इसके जितनी गिरावट देखी गई थी उसके ठीक सामने ये रिकवरी जो है वो फीकी पड़ती नजर आई। मिड कैप में अपॉर्चुनिटीज जरूर मिलती हुई देखने को मिली, लेकिन निफ्टी 23,000 के आसपास ही क्लोज होने में कायम रहा। इनफैक्ट शुरुआत भी 23,000 के इर्द गिर्द हुई और क्लोजिंग भी हमने देखा 23,045 टू बी
प्रिसाइज क्लोजिंग देखने को मिली, विच वाज द लॉन्गेस्ट सेलिंग स्ट्रीक कह सकते हैं पिछले 2 महीनों में। जिस तरह की सेंटिमेंट्स डेवलप हो रहे हैं, लगातार बिकवाली का ही दबाव। अब स्मॉल कैप इंडेक्स की अगर बात करें, सेशंस लो हिट कर गए, उसके बाद रिकवर भी हुए, लेकिन जिस तरह की बेयर मार्केट टेरिटरी नजर आ रही थी, ऐसे में स्मॉल कैप एक रिस्की बेट के तौर पर ही नजर आए। सेक्टोरल इंडेक्सेस की अगर बात करें, बैंकिंग, फाइनेंशियल, मेटल्स, ये 3 सेक्टर्स थे जो कि बाजार को संभालने का काम कर रहे थे। सपोर्ट सिस्टम यहां से बिल्टअप होता हुआ देखने को मिला था और मिक्स सेंटिमेंट्स जो हैं हम क्लियरली देख रहे थे। रियल एस्टेट सेक्टर, ऑटो, एफएमसीजी, फार्मा, हेल्थ केयर की तरफ से रियल एस्टेट सेक्टर तो लगातार 3 ट्रेडिंग सेशन से भारी बिकवाली का दबाव झेल रहा है और वहां से सेंटिमेंट्स जो हैं दुरुस्त होते हुए बिल्कुल नजर नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा भारत के सीपीआई के डेटा हैं जो कि 4.3% के नीचे देखने को मिले, तो इस पर भी बाजार आज किस तरह से रिएक्ट करता है, इस पर खास तौर से फोकस करना होगा। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक और लास्ट लेग ऑफ रिजल्ट का सीजन आखिरी हफ्ता चल रहा है नतीजों का, तो इंपैक्ट स्टॉक्स पर किस तरह की पड़ती है, इस पर ध्यान रखी जाएगी। लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में जिस तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप होते दिखे, निफ्टी में मौजूदा पोजीशंस जिनकी है डिम्पी, उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए मानसी, आधी से ज़्यादा चीज़ तो आपने बता ही दी है। जो बचा हुआ माल है वो मैं बता देता हूँ। निफ्टी का एक बार ज़रा चार्ट स्क्रीन पे दिखा दीजिए। उसके अंदर 2 चीज़ें हुई हैं। पहला, एक तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास हम आके रुके। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या थे? 22,800 के थे। रेजिस्टेंस क्या है? 23,600 के हैं। ठीक है, ये चार्ट आपके स्क्रीन पे बताने के लिए है। सारी चीज़ें मोटा मोटी आपको दिख रही होंगी। मेरे को बस 2 ही पॉइंट कहने हैं इसके अंदर जो बाकी रह गए। पहला पॉइंट इसके अंदर ये है कि आपको थोड़ा सचेत रहना है, मार्केट एक्सट्रीम वॉलेटाइल है। दूसरा पॉइंट, आपको बहुत एग्रेशन और डिप्रेशन नहीं दिखाना। तीसरा पॉइंट, आपको बाय राइट एंड सेट टाइट करना है। चौथा पॉइंट, वॉल्यूम को थोड़ा सा कम रखना। बस ये मेरे को पॉइंट कहना है। इसके अंदर कोई मेरे को ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। एक चीज़ की दिख रही है कि हाँ भाई 23,000 की फाइट कर रहा है मार्केट, कोशिश ये कर रहा है कि 23,000 के लेवल को किसी तरह से बचा ले। ये फाइट हो रही है। ये बिना एफआईएस के बहुत देर तक आप इस फाइट को जीत नहीं पाएंगे। हमने इस चार्ट के जरिए आपको पहले भी बताया था, रिजेक्शन होगा तो आप उस जगह पर ज़रूर पहुंचेंगे जिस जगह से आप चले हो। आपके सामने है वो, वहाँ से रिजेक्शन हुआ, वहाँ पर वापस पहुँच गए जिस जगह से आप चले हो। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बस मेरे को इतना ही पॉइंट कहना आज निफ्टी के अंदर। और रेंज का मार्केट है, बहुत एग्रेसिव नहीं, मैं बहुत डिप्रेसिव नहीं। आज वीकली एक्सपायरी भी है निफ्टी की, ऑप्शंस ट्रेडिंग की, एक बेस की। देखते हैं क्या होता है। ठीक है, निफ्टी ये भी हो गया। लेकिन निफ्टी बैंक पर आते हैं। और कल हमने देखा कि लोअर लेवल से रिकवरी की कोशिश जरूर हुई और 76 अंकों की हल्की सी तेजी पर निफ्टी बैंक बंद हुआ है। 48,734 के भी हमने लेवल देखे और क्लोजिंग हुई 49,479 पर। तो रिकवरी ठीक ठाक थी। और वैसे भी निफ्टी के मुकाबले अगर निफ्टी बैंक की बात करें, थोड़ा सा बेटर प्लेस दिखा है। वोलेटाइल है लेकिन बेटर प्लेस दिखा है डिम्पी। निफ्टी बैंक को लेकर क्या कोई डिफरेंट रणनीति होनी चाहिए? क्या वहां पर ट्रेड ज्यादा खोजे जा सकते हैं? देखिए, बैंक निफ्टी के अंदर कल जो मूवमेंट हुआ वो ये बताने के लिए तो सफिशिएंट था कि देखिए वो भी फाइट करता है और ये पहले लाल निशान, हरे निशान में आया एज कम्पेयर टू निफ्टी। निफ्टी को बाद में आना पड़ा, ये पहले आ गया था। दूसरा पॉइंट, ये बंद भी हरे निशान में हुआ है। तीसरा पॉइंट, ये 49,500 के बेहद करीब बंद हुआ जो कि रेजिस्टेंस इस एरिया है। ये पार करेगा तो वापस ठीक हो सकता है। चौथा पॉइंट, इसके पास स्पीड ज़्यादा है चलने की। 2-4 शेयर भी ठीक होंगे तो इस काम बन सकता है इसके अंदर। ये चार्ट आपकी स्क्रीन पर बताने के लिए बहुत है कि इसके जो पैनिक बॉटम बने हुए हैं वो तो काफ़ी नीचे के बने हुए हैं। ये है इसके पैनिक बॉटम जो कि 48,000 के भी जस्ट नीचे है। और कल तो हम 49,500 के आसपास हैं। तो इसने वो वाला डैमेज नहीं किया जो निफ्टी ने किया। थोड़ी देर पहले मैंने आपको निफ्टी के चार्ट भी दिखाए थे। निफ्टी ने जहाँ से रिजेक्शन दिखाया वहाँ से छठा दिन ऐसा है बैक टू बैक गिर रहा है। लेकिन इसका दिन ऐसा नहीं है। एक बार वो दिखा सकते हैं डेज वाली पट्टी जिसमें निफ्टी का एक बॉटम बना हो, जिसमें आज 4 तारीख को क्या हुआ, 3 को क्या हुआ, 5 को क्या हुआ, वो आता है एक बार प्लेट। आप जरा वो देखेंगे ना तो आप देखेंगे इसमें से 6-7, ये देखिए, ये नहीं दूसरी वाली है जिसमें डेज लिखे होते हैं, नीचे डेट लिखी हुई आती है। ये देख 1, 2, 3 बीच में 3 दिन का रेड है। उसके बाद पहले भी ग्रीन थी और अभी भी कल भी ग्रीन बंद हुआ है। एड्स इट इज। अगर आप निफ्टी का दिखाएंगे यही वाली प्लेट, एक बार निफ्टी वाली प्लेट फायर करो तो जरा जल्दी जल्दी करो, ये निफ्टी वाली प्लेट फायर करो तो आपको बैक टू बैक रेड दिखेगा। तो ये बात तो सच है कि डाइवर्जेंस अवेलेबल है मार्केट के अंदर। ये आप देखिए निफ्टी के अंदर आपको कोई भी दिन ग्रीन कैंडल्स वाला क्लोजिंग नहीं दिखेगा आपको। तो ये बात सच है कि डाइवर्जेंस अवेलेबल है मार्केट्स के अंदर। बैंक निफ्टी के पास ज़्यादा स्पीड, ज़्यादा एक्यूरेसी है, ज़्यादा तेज़ी से पुल बैक करता है। लेकिन इसकी भी प्रॉब्लम यही है कि इसने 50,500 के लेवल को पार नहीं किया। वहाँ पे बार बार इसका रिजेक्शन आया तो इसने भी तेज़ गिरावट दर्ज करवाई हुई है।
तो इसलिए इसका 50,500 और 50,800 जब तक पार नहीं होगा तब तक ये ठीक नहीं होगा। दूसरा, चरणबद्ध तरीकों से बाजार ऊपर आएगा। एक दिन में ही सारे दुख और दर्द दूर हो जाए, ऐसी कोई दवा नहीं है, कोई दवाई नहीं है। अगर है तो आप फिर गलत ट्रैक पे जा रहे हो बॉस। थोड़ा समय देना पड़ेगा इस बार मार्केट को। ये वाला मार्केट पिछले 3 साल में आपने कभी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। हमने एक्सट्रीम कोविड जैसी सिचुएशन देख ली, तब भी ऐसा नहीं मार्केट देखा था। लेकिन अब तो बहुत कुछ ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह का मार्केट देखने में हमको पहली बार देखना पड़ रहा है। तो अब आप एक काम आप कीजिएगा, आपके पास लेवल्स के हिसाब से मैं बता देता हूँ, 49,000 के जस्ट नीचे ही सपोर्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। तो 48,800 का एक अहम सपोर्ट है, जिस पे लास्ट टाइम भी हम प्लस मतलब मूव लेके आए हैं, पुल बैक लेके आए हैं, वही आपका एक सपोर्ट एरिया है। 49,000 के जितना ऊपर बने रहेंगे प्रोबेबिलिटी हाई रहेगी, शॉर्ट कवरिंग आएगी। आप ठीक कब होंगे? जब आप 49,800 को पार करोगे, फिर 50,200 को पार करोगे, 50,500 को पार करोगे, 50,800 को पार करोगे। तो अभी तो 4 रेजिस्टेंस एरिया को पार करना है, सिर्फ ठीक ठीक होने के लिए भी। तो उम्मीद करके रखिएगा, जैसे भी आपको ट्रेड मिलता है, मौका मिले तो किसी भी डिप में एकोमोलेशन के स्टांस का इस्तेमाल कीजिए। यानी कि जब भी कोई डिप आए, एक लॉट ले लेना है। मेरे पास 10 लॉट लेने की कैपेसिटी है, एक लॉट ले लेना है। निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस सब आपके सामने है। ऑप्शंस ट्रेडिंग का डाटा मैंने आपके सामने रख दिया, पुट कॉल रेशियो सब कुछ आपके सामने है। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने जो रखने थे वो आपके सामने रख दिए। मेरे को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है। मैं तो सिर्फ समय काट रहा हूँ कि भाई ठीक है, या तो आप लेवल्स को ब्रेक डाउन करो या तो लेवल्स का ब्रेक आउट करो, जैसे आपको ठीक बनता हो। तो फिलहाल मैंने रेंज, रेजिस्टेंस, काम कैसे करना है, सब कुछ आपको बता दिया। तो ये निफ्टी पर और निफ्टी बैंक पर रणनीति आपके लिए होगी, और निश्चित तौर पर निफ्टी के मुकाबले निफ्टी बैंक थोड़ा बेहतर जरूर दिखा है, और कल लोअर लेवल से जो रिकवरी आई है उसमें ये साफ तौर पर दिखा भी है। थोड़ी देर में एक्सपर्ट को जोड़ेंगे और उनसे भी जरा लेवल्स एक बार चेक कर लेंगे, और आपके लिए आज ट्रेड्स कौन से होंगे जहां पर आपके पैसे बनेंगे वो आपके सामने लेकर आएंगे। लेकिन उसके पहले जरा ये समझ लेते हैं कि कल शाम को बाजार बंद होने के बाद जो नतीजे आए हैं वो किस तरह के रहे हैं, और खबरों के दम पर आज कौन से शेयरों में एक्शन दिख सकता है। हमारे सहयोगी शरद दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, गुड मॉर्निंग। पहले नतीजों से शुरुआत कर लेते हैं। अब तो कुछ बहुत ही गिने चुने नतीजे बचे होंगे, बताइए कौन से नतीजे आए हैं और किस तरह के रहे हैं। गुड मॉर्निंग अभिषेक, आप सही कह रहे हो। अब सिर्फ 2 दिन बाकी है टोटल अर्निंग्स को लेके, लेकिन एक साथ जो ब्रॉडर इंडेक्सेस के अर्निंग्स आने वाले हैं, डेली 50 से 60 जो है पोस्ट मार्केट हाउस जो है अर्निंग्स हम देखते हैं। लेकिन कुछ छाट के अर्निंग्स आपके लिए लाए हैं जिस पे आपकी आज नज़र होनी चाहिए। मुथूट फाइनेंस सबसे पहले बात करूंगा। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ अच्छा आया है। नेट इंटरेस्ट इनकम, पैट और एसेट क्वालिटी तीनों ही सेगमेंट में अच्छी इंप्रूवमेंट देखने मिली। एक सॉलिड क्वार्टर आया है मुथूट फाइनेंस का। वही आईएफएल फाइनेंस की बात करें तो 1% का गिरावट आया है। पैट में भी इम्पैक्ट देखने मिला है। नैटको फार्मा की बात करें तो यहाँ पे थोड़े से कमज़ोर नतीजे देखने मिल रहे हैं। रेवेन्यू लगभग 37% का डी ग्रोथ है। वही मार्जिन्स में भी देखें तो बड़ा दबाव देखने मिला। ये नंबर्स जो हमने लिए हैं वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लिए हैं। भारत फोर्ज की बात करें तो वीक सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। अभी भी जो डिमांड का ओवरऑल आउटलुक है खास करके यूरोप में, वो पूरी तरह जो है अच्छा नहीं हुआ है। मार्जिन्स में भी देखें तो 9 बेसिस पॉइंट्स का गिरावट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने मिला है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स के लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। थोड़ी सी कमज़ोर परफॉर्मेंस जो है उनको गांधीमती अप्लायंस के जो कैटेगरी है वहाँ पे देखने मिली है। बट लार्जली नेट प्रॉफिट की बात करें तो 31% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने मिला है। सुवेन फार्मा जो है वन ऑफ द टॉप गेनर्स आज हो सकता है, क्योंकि आप फार्मा के नतीजे बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं। यहाँ पे देखें तो लगभग 80% का ग्रोथ नेट प्रॉफिट में देखने मिला है। प्राइसिंग इरोशन का जो इशू है वो भी कम हो गया। यूएस मार्केट्स में जो है बिग बुलिश नज़रिया बन रहा है। गोदरेज इंडस्ट्रीज़ के भी बात करें तो नतीजे बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं। रेवेन्यू लगभग 35% का ग्रोथ आया है। नेट प्रॉफिट में भी देखें तो लगभग 90% का उछाल देखने मिला है। तो ऑफकोर्स इन स्टॉक्स पे जो है नज़र रखिएगा। कल बाजार बंद होने के बाद ये सारी कंपनियों के नतीजे आए। ज्यादातर नंबर्स कैश से जुड़ी कंपनियों के आए, लेकिन मुथूट फाइनेंस के पॉजिटिव सेट ऑफ नंबर्स पे विस्तार से आगे हमारे एक्सपर्ट से चर्चा करेंगे, क्योंकि काफी मजबूत नतीजे मुथूट फाइनेंस के देखने को मिले। सुवेन फार्मा और गोदरेज इंडस्ट्रीज पर भी फोकस रहेगा। लेकिन इसके अलावा आज के सत्र में रिजल्ट्स की अगर बात करें, हिंडाल्को, यूपीएल, मन्नपुरम सहित वायदा बाजार की 5 कंपनियों के नतीजे आने वाले, और कैश सेगमेंट के रिजल्ट्स की भी एक लंबी फहरिस्त है जिस पर
नजर रखनी होगी। सिर्फ और सिर्फ 2 ट्रेडिंग सेशन है, उसके बाद मोटे तौर पर सारे के सारे रिजल्ट जो है पैन आउट होते हुए दिख जाएंगे। लेकिन इसके अलावा खबरों के दम पर आज क्या कुछ एक्शन में रहेगा ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। कल बाजार बंद होने के बाद एक्सचेंजेस पर जो खबरें आई उसमें से छांटकर इंपॉर्टेंट जो खबरें हैं वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। शरद, गुड मॉर्निंग। कोटक महिंद्रा बैंक पर आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड को लेकर जो सारी की सारी रोक हटाई है, सबसे बड़ी राहत शुरुआत वहीं से होगी। जी बिल्कुल, सबसे पहले जो है कोटक बैंक पे भी नज़र डालेंगे। यहाँ पे देखें तो आरबीआई ने एम्बार्गो लिफ्ट कर दिए 10 महीने बाद, और यहाँ पे आप ऑनबोर्ड कर सकते हैं नए कस्टमर्स डिजिटली, और याद रखिए क्रेडिट कार्ड जो है वो भी वो इशू कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा न्यूज़ फ्लो है, बहुत पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है, और ऑफकोर्स स्टॉक में तेज़ी देखने मिल सकती है। आईसीआईसीआई बैंक के लिए भी पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। प्रूडेंशियल पीएलसी की बात करें तो वो उनकी जो एएमसी आर्म है उनको लिस्ट कर सकती है। अब याद रखिए आईसीआईसीआई बैंक का 51% स्टेक है, और जो रिमेनिंग स्टेक है वो प्रूडेंशियल पीएलसी में है। आईसीआईसीआई बैंक ने जो है फुल टाइम जो है उन्होंने कहा कि वो मेजॉरिटी स्टेक जो है रखना चाहेंगे प्रूडेंशियल एएमसी में। वैल्यू अनलॉकिंग देखने मिल सकती है, इसलिए आईसीआईसीआई बैंक में जो सम ऑफ पार्ट वैल्यूएशन होती है उसमें ये लगभग 4 से लेकर 5% कंट्रीब्यूट करती है। तो सेंटिमेंटली पॉजिटिव आईसीआईसीआई बैंक के लिए है। टाटा पावर की बात करें तो टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी और ओएनजीसी के साथ करार हुआ है बैटरी एनर्जी स्टोरेज का। वही भारत फोर्ज की बात करें तो लिबेयर एरोस्पेस के साथ इन्होंने करार किया है, जहां पे वो एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाने वाले हैं। तो भारत फोर्ज पे भी नज़र रखिएगा, हालांकि इनके आंकड़े जो है थोड़े कमज़ोर आए हैं। जाइडस लाइफ की बात करें तो सिंथियन के साथ करार किया गया है, जहाँ पे वो ऑन्कोलॉजी प्रोडक्ट बनाने वाले हैं। यूएस के मार्केट में सेंटिमेंटली पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। वही ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स के लिए बड़ी नेगेटिव न्यूज़ फ्लो आई है। यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ इनकम टैक्स ने इनिशिएट किया है सर्च का उनके रजिस्टर्ड ऑफिस और उनके कुछ कॉर्पोरेट ऑफिसेज में भी, तो स्टॉक के लिए नेगेटिव है। ओएनजीसी एनटीपीसी ग्रीन की बात करें तो उनकी जेवी ने जो है आयाना रिन्यूएबल पावर को लगभग 19,500 करोड़ रुपए में जो है एक्वायर किए गए हैं। तो ये उनकी फर्स्ट ग्रीन जो इन्वेस्टमेंट है नेट ज़ीरो को लेके। और आखिर में एनएचपीसी पे भी नज़र रखिएगा, जहाँ पे एजेंसी से खबर आ रही है कि वो हाइड्रो पावर के जो वेंचर्स हैं भूटान में उस पर वो आगे जाने वाले हैं, जहाँ पे 4 गीगावाट के ये प्रोजेक्ट्स वो बना सकते हैं। तो ये खबरों वाले शेयर्स हैं जिन पे आपकी आज नज़र होनी चाहिए। तो ये कुछ खबरों वाले शेयर्स आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे थे। किरण जानी इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जरा करते हैं बातचीत। किरण सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। एक बार आपका टेक पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी पे, फिर हम स्टॉक्स पे आते हैं सर। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ओवरऑल जिस तरह से हम मार्केट का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, कल जिस तरह की गिरावट आई और उसके बाद सेकेंड हाफ में जो रिकवरी आई, सो ये एक हमें संकेत या तो एक साइन है। जनरली आपने भी नोटिस किया होगा आप तक कब तक के एक्सपीरियंस में कि जनरली इस तरह की वोलेटिलिटी जब आती है तो मार्केट में या तो बॉटम या तो टॉप बनता है, और जिस लेवल पे हम ट्रेड करें तो डेफिनेटली ये बॉटम के ही संकेत हम गिन सकते हैं। कल हमने देखा कि निफ्टी में 22,800 तक के लो बनाए, लेकिन क्लोजिंग टाइम पे 23,000 के ऊपर सस्टेन हुआ। बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं हम बात करें तो बैंक निफ्टी ने भी जो लो बनाए थे वो 48,700 के आसपास बनाए थे। आपको याद होगा तो ट्यूसडे के दिन जब हम मिले थे तब हमने डिस्कस किया था कि नीचे में आप 48,500 या 400 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग कर सकते हैं। कहीं ना कहीं 49,700 के ऊपर अगर मार्केट टिकता है तो एक अच्छी खासी बुलिश ट्रेंड दिखने को मिल सकती है। वापिस बैंक निफ्टी ने उसी लेवल से रिबाउंड किया है, तो करंट मार्केट प्राइस से या कोई भी गिरावट आती है हमें लॉन्ग करना चाहिए। बैंक निफ्टी का कल का जो लो है 48,700 वो अब एक पोजिशनल स्टॉप लॉस के नाते हम यूज कर सकते हैं, और इमीडिएट लेवल पे ऊपर में 50,600 से 50,400 के बीच के लेवल आ सकते हैं। तो एक इंटरमीडिएट बॉटम बन चुका है ऐसा हमें लग रहा है। निफ्टी की बात करें इसी तरह से तो 22,800 22,700 ये एक क्रूशियल जोन है। इसके नीचे मार्केट जाए उसके चांसेस एज ऑफ नाउ तो कम लग रहे हैं, और जो अभी पिवट हाई बनाया था मार्केट ने 23,800 तक का, वहां तक की रिकवरी हमें फरवरी एंड में दिख रही है। सो ओवरऑल हमारा नजरिया है मार्केट के ऊपर बुलिश है। आप बुलिश हैं, हम भी चाहते हैं आप बुलिश रहें, बस बुलिशनेस आ जाए मार्केट के अंदर। बुलिश तो सर हम भी हैं, बट वो आ ही नहीं रही है बुलिशनेस। बस यही वेट कर रहे हैं सर, वो अच्छे दिन कब आएंगे पता नहीं, आ जाएं बस वो अच्छे दिन। सर ज़रा स्टॉक्स और बता दीजिए किरण जी।
स्टॉक्स में अगर हम बात करें तो कल जिस तरह का रिवर्सल हमने देखा तो दो स्टॉक रहेंगे, एक रिवर्सल रहेगा और एक कंटिन्यू पैटर्न रहेगा। सो कहीं ना कहीं भारतीय एयरटेल इज लुकिंग वेरी प्रॉमिसिंग एट करंट मार्केट प्राइस। अगर आप भारतीय एयरटेल का चार्ट देखोगे तो हम देख रहे थे कि उसने 1800 के आसपास के जब हाई बनाए, उसके बाद से स्टॉक करेक्शन होकर नीचे में 1500 तक गया, वहां से जो रिकवरी आई मल्टीपल टाइम 1700 के आसपास की रेजिस्टेंस फेस किए, अब 1700 के ऊपर है। एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है विथ वॉल्यूम 1700 के ऊपर कल कंफर्टेबली क्लोज हुआ है। कल मार्केट में इतनी ज्यादा वोलेटिलिटी थी लेकिन ये स्टॉक ग्रीन नोट के ऊपर ही पूरे दिन ट्रेड किया है। तो एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ हमें कहीं ना कहीं भारतीय एयरटेल के अंदर दिख रही है, तो करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग करना चाहिए। एक शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस जो हमें रखना है वो 1690 का रखना है और एक दो दिन में आप 1740 तक की एक रैली देख सकते हैं। दूसरा जो कॉल है वो हिंदुस्तान यूनिलीवर है। हिंदुस्तान यूनिलीवर का अगर आप चार्ट देखोगे तो एक अच्छी खासी रैली बजट के बाद हमने देखी थी, बट वो सस्टेन नहीं हो पाई। 2600 तक के लेवल हमने देखे थे, हमने लास्ट टाइम भी इसी लेवल के आसपास लॉन्ग सजेशन दिया था, उसके बाद 2600 तक की रैली आई वापस। आप देखोगे तो एचयूएल अपने पुराने ब्रेकआउट लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है 2330 के आसपास। यहाँ पे आप देखोगे तो मोमेंटम इंडिकेटर के ऊपर क्लियर कट एक बुलिश डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ राइजिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी है। सो 2330 के आसपास मेरे हिसाब से पोजिशनली लॉन्ग करना चाहिए। जो लंबे नजरिए यहाँ से 6-8 महीने दे सकते हैं उनको तो डेफिनेटली लेना चाहिए, एक दो दिन के लिए भी लेना चाहिए। 2400 तक के टारगेट आए ऐसा हमें लग रहा है एंड 2300 एज अ स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है। सो भारतीय एयरटेल एंड एचयूएल मेरे हिसाब से लॉन्ग करके जाना चाहिए। चलो, और एचयूएल ये दो लॉन्ग के कैंडिडेट हैं किरण की तरफ से, और एचयूएल के जो टारगेट है वो 2400 रुपए का है, 2300 रुपए का स्टॉप लॉस, और भारतीय एयरटेल में भी खरीदारी की राह है। देखिए टेलीकॉम में क्या हो रहा है ना कि 3 प्लेयर हैं मोटा मोटी, वोडाफोन आइडिया है, भारतीय एयरटेल है और रिलायंस है, और किसी का लॉस किसी का गेन। तो अगर कोई बुरी खबर आ रही है अगर वोडाफोन आइडिया को लेकर तो निश्चित तौर पर बेनिफिशियरी उसका भारतीय एयरटेल भी होता है। और वैसे भी हमने ठीक ठाक प्रदर्शन देखा है हाल फिलहाल की अगर हम बात करें तो ये दो स्टॉक आपके लिए हो गए। निफ्टी पर भी हमने व्यू ले लिया, लेकिन पहले जरा ये समझ लेते हैं कि आज ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट्स कौन सी आई हैं जहां पर आपको फोकस करना है। उसके बाद एक एक करके जो भी खबरों वाले शेयर हैं, जो रिपोर्ट्स हैं या फिर जो नतीजे हैं, उन पर एक्सपर्ट से हम व्यू लेंगे और कुछ और एक्सपर्ट्स को जोड़कर उनके ट्रेडिंग कॉल्स भी लेंगे। जिन्हें नागर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं ब्रोकरेज हाउसेस की तमाम रिपोर्ट्स लेकर। जिन्हें गुड मॉर्निंग, बताइए आज फोकस कहां पर रहने वाला है? बिल्कुल, अगर हम फोकस देखेंगे ब्रोकरेज हाउस के साथ तो सबसे पहले कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ देखते हैं। एक बड़ा रिलीफ बैंक को मिलते हुए नज़र आ रहा है। मल्टीपल ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट, अगर यूबीएस की बात करें तो न्यूट्रल स्टांस है, 2100 का टारगेट है। मॉर्गन स्टैनली का ओवरवेट रेटिंग है, जेपी मॉर्गन का ओवरवेट रेटिंग है, वहीं एचएसबीसी का भी बाय रेटिंग है, टारगेट प्राइस 2210 रुपये के लिए। इसके अलावा अगर हम अभी ओवरऑल व्यू देख ले तो यूबीएस ने जो अपना ईपीएस टारगेट है अगले 2 साल के लिए वो 3 से 4% से बढ़ाया है कोटक महिंद्रा बैंक के लिए। मॉर्गन स्टैनली को लगता है कि अभी जो रिलीफ मिली है बैंक को, ये मार्जिन्स मैनेज करने के लिए और आगे जो ग्रोथ है वो पीयर से बेटर ग्रोथ लाने के लिए कंपनी को मदद करेगा। इसके अलावा एचएसबीसी का भी मानना है कि ओवरऑल जो कस्टमर फ्रेंचाइजी है, अर्निंग्स आउटलुक और वैल्यूएशंस है, ये कोटक महिंद्रा बैंक के इंप्रूव होते हुए नजर आ सकते हैं। इसके अलावा बात करेंगे आईसीआईसीआई बैंक की तो मल्टीपल ब्रोकरेज स्टेक यहाँ पर भी नजर आ रही है। प्रूडेंशियल है वो इवेल्युएट कर रहा है, जो अपना आर्म है आईसीआईसी प्रूडेंशियल एएमसी, उसकी लिस्टिंग हो सकती है जहाँ पे इवैल्यूएशन चल रहा है। अगर हम फर्स्ट हाफ देखेंगे FY24 का जो टोटल स्टेक था कंपनी का वो 49% था बिजनेस में, और उसकी जो वैल्यूएशन थी वो थी 47.6 बिलियन AUM टोटल वैल्यूएशन। और इसी के चलते जो एस्टिमेशंस लगा रहे हैं एनालिस्ट और ब्रोकरेज हाउसेज, उनका मानना है कि जो पोटेंशियल वैल्यूएशन रेंज हमें नज़र आ सकती है कंपनी की वो करीब करीब 0.9 से 1.8 बिलियन डॉलर्स के बीच में रेंज में वैल्यूएशन नज़र आ सकती है। इसके अलावा बात करेंगे अशोक लेलैंड की मल्टीपल ब्रोकरेज हाउसेज है, मक्वायरी, उन्होंने न्यूट्रल स्टांस मेंटेन किया, टारगेट प्राइस है 226 रुपये का। ओवरऑल जो डिमांड है वो आगे चलकर एक्सपेक्ट करते हैं कि बढ़ेगी, ग्रेजुअली बढ़ेगी। ओवरऑल जो मैक्रो है अभी जो हमें लोअर रेट्स नज़र आई है उसके चलते डिमांड आउटलुक में एक पॉजिटिव उनका स्टांस नज़र आ रहा है। गोल्डमैन सैक्स, उन्होंने भी बाय रेटिंग बरकरार रखी है, टारगेट प्राइस है 280 रुपये। उन्होंने जो अपना ईपीएस टारगेट है उसको 8 से 10% के लिए बढ़ाया अगले 2 से 3 फाइनेंशियल ईयर्स के लिए। इसके अलावा लास्टली जुबिलेंट फूडवर्क्स की बात करते हैं तो जेफरीज ने बाय रेटिंग बरकरार रखी है, टारगेट प्राइस है 1000 रुपये, और जो ओवरऑल स्पेस है वहाँ पे उनका एक टॉप कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी पिक निकल कर आ रहा है जुबिलेंट फूडवर्क्स। ये जिन्हें ने आपको सारी की सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स बता दी हैं जिनका एक्शन आज बाजार में दिख सकता है। कुछ रिपोर्ट्स पर, कुछ खबरों पर जरा फटाफट चर्चा करते हैं। जिन्हें ने शुरुआत की कोटक बैंक से रिपोर्ट्स में, शरद ने स्टॉक्स इन न्यूज में शुरुआत की थी कोटक बैंक से, तो निश्चित तौर पर आज ये फोकस में रहने वाला है। और इसकी वजह की बात करें तो आरबीआई ने 10 महीने पहले कुछ प्रतिबंध लगाए थे इन पे, ऑनलाइन मोबाइल बैंकिंग से को लेकर
नए क्रेडिट कार्ड जारी करने को लेकर वो प्रतिबंध हटा लिए हैं। तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा रिलीफ हम कहेंगे कोटक बैंक के लिए। और आज ये शेयर गैप के साथ खोलेगा। दिक्कत बस ये है, गैप के साथ खोलेगा, उसके बाद कितने मौके मिलेंगे ये देखने वाली चीज जरूर होगी। लेकिन अगर हम पिछले महीने भर की बात करें तो 12% के आसपास की तेजी कोटक बैंक के शेयर में आ चुकी है। नतीजे भी इसके ठीक ठाक थे कोटक बैंक के, और हमने वो रफ्तार देखी है। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में अगर आप देखेंगे तो जो टारगेट अब निकल के आ रहे हैं, मॉर्गन स्टैनली के टारगेट हैं 2290 के, जेपी मॉर्गन और यूबीएस के टारगेट है 2100 के, एचएसबीसी की बाई की रेटिंग है और टारगेट है 2210 रुपए के। तो जिस भाव पर है यहां से कम 200-300 रुपए ऊपर के टारगेट्स ब्रोकरेज हाउस की तरफ से आ रहे हैं। किरण जी, तकलीफ बस ये देखिए, खबर अच्छी, रिपोर्ट्स अच्छी, मोमेंटम वाला स्टॉक है और इस पर कंसेंसस बिल्ड है कि चार्ट स्ट्रक्चर भी अच्छा है। गैप के साथ अगर मान लीजिए खोलता है ये 4-5% ऊपर अगर, तो भी क्या इसको खरीदना है या फिर थोड़ा ठंडा होने पर लेना है इसको? मेरे हिसाब से कोटक बैंक की अगर हम बात करें तो सैटरडे के दिन हम ट्यूसडे के दिन जब मिले थे तब हमने कोटक में लॉन्ग पोजीशन दी थी। अब उसी लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। नो डाउट जैसे ये न्यूज आई है, चांसेस है कि ये स्टॉक 2000 के आसपास के गैप अप के साथ खुले। अगर 2000 से 1980 के बीच में खुले तो डेफिनेटली एक बार के लिए लॉन्ग करना चाहिए। लेकिन अगर 2000 के ऊपर ये स्टॉक खुलता है गैप अप के साथ तो मेरे हिसाब से थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। सो इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखोगे तो 1980 से 2000 के बीच में आज के लिए स्टॉक का बाइंग लेवल रहेगा। उसके बीच में डेफिनेटली आप लॉन्ग कर सकते हो, या अगर फ्लैट के चांसेस तो बहुत कम है, बट इनकेस अगर करंट क्लोजिंग से 1980 के बीच में डेफिनेटली लॉन्ग कर सकते हैं। 2000 के ऊपर अगर स्टॉक जाता है तो एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आपको 2080-2100 तक के लिए भी देख सकते हैं। पिछले 2 साल से कोटक काफी एक साइडवेज जोन में रहा है। ये न्यूज डेफिनेटली एक पिवट न्यूज रहेगा। इसके बाद कोटक कैन बी आउट परफॉर्मर फॉर अपकमिंग टाइम ऑल्सो। तो मेरे हिसाब से इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू या शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से किसी को नहीं लेना चाहिए। यहाँ से आप 6 से 8 महीना अगर देने के लिए तैयार है तो आप 2200 तक के टारगेट भी कोटक में देख सकते हो। तो मेरे हिसाब से बाय ऑन डिप्स या तो 1980 के आसपास आपको मिले तो डेफिनेटली कोटक में लॉन्ग करना चाहिए, और थोड़ा लंबा नजरिया रखिए 2200 के टारगेट तक का। तो थोड़ा लंबा रहना है, और किरण जी का भी मानना है कि आपको 2200 रुपए तक के टारगेट्स इसमें आ जाएंगे। 2 और एक्सपर्ट्स को जोड़ने का समय हो गया है। देश के जाने माने टेक्निकल और डेरिवेटिव एक्सपर्ट मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया हमारे साथ हैं, और एक और दिग्गज हैं हमारे साथ मयूरेश जोशी। फंडामेंटली आपको गाइड करते हैं कंपनीज की बैलेंस शीट को, खबरों को, मैनेजमेंट को पूरा निचोड़कर उनके अंदर क्या है आपके लिए राय देते हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया मयूरेश जी और चंदन जी। चंदन जी, शुरुआत आपसे कर लेते हैं, खबरों पर जाएंगे लेकिन पहले आपके शेयर जान लेते हैं। बताइए आज आप क्या खरीदने या फिर क्या बेचने की सलाह दे रहे हैं? जी नमस्कार। देखिए, बाजार में अच्छी बात है कि नीचे के लेवल से रिकवरी है, बट कंसर्न है कि अभी भी 5 दिन से लोअर हाइज लोअर लोज का सीक्वेंस इंटेक्ट है। अच्छी बात यह है कि आज से लगभग 10-12 दिन पहले इंडेक्स ने लगभग 22,786 का लो बनाया और कल के दिन 22,798 यानी कि पुराने लो को रिटेस्ट हुआ। बट अब फॉलो अप आना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाजार के लिए 22,800 22,660 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। यदि बाजार में बुलिश टोन देखना है तो इन्हीं लेवल से इंडेक्स को रिकवर दिखाना पड़ेगा। तो मेरे लिए 23,150 सरपास होना बहुत जरूरी है, तभी 5 दिनों का लोअर हाइज लोअर लोज निगेशन होगा। 23,150 जाता है तो 23,333 फिर नेक्स्ट लेवल रहेगा। तो काफी क्लोज लेवल्स पे अब बाजार है। 22,800, 23,150, 23,333 ये लेवल निकलने से बाजार का जो दिशा और दशा है वो थोड़ी चेंज होगी। अब हम स्टॉक स्पेसिफिक होके बात करें तो देखें, एक तो हमें भारतीय एयरटेल अच्छा लग रहा है। भारतीय एयरटेल वन ऑफ द लो बीटा नेम है। मंथली वीकली चार्ट सेटअप काफी अच्छा है और मल्टीपल वीक्स ऑलमोस्ट 16 वीक का ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 1685 का हायर बेस बन रहा है, तो 1685 के सपोर्ट से भारतीय एयरटेल खरीदारी की सलाह देंगे। कहीं ना कहीं 1785 तक के अपसाइड यहाँ पे बनने चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे कुछ बैंकिंग फाइनेंशियल नेम हमारे रेडार पे है। कोटक बैंक हमें अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट कोटक बैंक ने कुछ दिन पहले एक बड़ा ब्रेकआउट दिया था। हालांकि खबरों के चलते यहाँ पे बड़ा मूव आएगा, बट उस ब्रेकआउट को भी मैं चेस करना चाहूंगा यदि पॉजिटिव ओपनिंग होती है तो 1930 के बड़े सपोर्ट रहेंगे। मैं मान रहा हूँ कि एक गैप अप ओपनिंग होगी, तो उस गैप अप ओपनिंग के बाद में 1930 के सपोर्ट बनाइए और ऊपर में कहीं ना कहीं 2050 से लेके 2100 तक के टारगेट भी कोटक बैंक देखने को मिल रहे हैं। और एक और ट्रेड की बात करेंगे तो मेरा नाम रहेगा बजाज फाइनेंस पे। बजाज फाइनेंस 3 दिन का करेक्टिव मूव कंप्लीट हुआ है, मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है। 8000 के सपोर्ट से कहीं ना कहीं 8600 के टारगेट रहेंगे। तो बजाज फाइनेंस, कोटक बैंक और भारतीय एयरटेल 3 दिग्गज रहेंगे जो बाजार में रिकवरी होती है तो बाजार को कहीं ना कहीं थोड़ा सा सहारा देते हुए नजर आएंगे। ठीक है,
कोटक बैंक, भारतीय एयरटेल, बजाज फाइनेंस, ये थोड़े लो बीटा वाले स्टॉक्स हैं। और देखिए चंदन जी की खूबसूरती ये है कि आपको ना जो बड़े नाम हैं, जो बड़े प्लेयर्स हैं, जहां थोड़ा जोखिम भी वैसे कम होता है, उन स्टॉक्स में आपको ट्रेड की रिकमेंडेशन देते हैं। और आप भारतीय एयरटेल पे जानना चाह रहे थे, वो राय आपको मिल गई। इनफैक्ट आपका कन्विक्शन दोगुना हो गया। किरण जी की भी लिस्ट में शामिल है और कोटक बैंक निश्चित तौर पर आज ये चलने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। गैप के साथ खुलेगा, लेकिन उसके बाद भी आपके लिए मौके बनेंगे, ऐसा चंदन जी का मानना है। 2100 रुपए तक के टारगेट्स आपके लिए कोटक बैंक में और भारतीय एयरटेल में 1785 के टारगेट के साथ आपको खरीदारी करने की सलाह दी जा रही है। ठीक है, ये 3 शेयर आपके लिए चंदन जी ने सुझा दिए। कॉमन जरूर हो सकते हैं, लेकिन आपका कन्विक्शन उसी हिसाब से फिर बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारे एक्सपर्ट्स दो एक्सपर्ट्स बुलिश हैं इन दोनों शेयरों पर। अब आते हैं मयूरेश जी के पास। मयूरेश जी, बजाज फाइनेंस की बात की है चंदन जी ने, आपसे एक फाइनेंस काउंटर से ही शुरुआत करेंगे, वो है मुथूट फाइनेंस का। अगर हम लास्ट ईयर देखेंगे तो एक डिसेंट रिटर्न मुथूट फाइनेंस ने अपने निवेशकों को कमा के दिया है। नंबर्स जो आए हैं वो अच्छे हैं। हालांकि हाल फिलहाल की बात करें, इस साल की जो शुरुआत हुई है, एक रेंज का शेयर जरूर है, लेकिन मुनाफे में करीब 32% का, एनआईआई में करीब 42% की ग्रोथ है और एसेट क्वालिटी में थोड़ा सा ही सही लेकिन इंप्रूवमेंट है। मुथूट फाइनेंस को लेकर जरा व्यू दीजिए, कैसा लग रहा है आपको शेयर ये? दो डायनामिक्स हैं ये ऑब्वियसली गोल्ड प्राइसेस पर निर्भर करते हैं। गोल्ड प्राइसेस ऑल टाइम हाई लेवल पर हैं और इसके लिए इनके पास जो एग्जिस्टिंग लोन्स हैं जो पहले के भाव पे दिए गए हैं एट अ डिसेंट लोन टू वैल्यू प्रोपोजिशन, जहाँ पे इनकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी रहती है, वो गैप और भी बढ़ गया है। तो आई थिंक जो इन्वेस्टर्स टॉप अप करना चाहते हैं लोन्स, आई थिंक देयर इज अ ह्यूज मार्जिन ऑफ सेफ्टी विद गोल्ड प्राइसेस गोइंग हाई। दूसरा ये देखिए, जो आरबीआई के कर्व्स लगे थे पिछले कई हफ्तों और महीनों से पर्सनल लोन्स को लेके, अनसिक्योर्ड क्रेडिट को लेके, आई थिंक अ लार्ज पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन जिनकी क्रेडिट रेटिंग्स ठीक नहीं थी या जो ये लोन्स अवेल नहीं कर सकते थे बिकॉज ऑफ आरबीआई डायरेक्टिव्स, ऑब्वियसली दे हैव गॉन टुवर्ड्स गोल्ड फाइनेंसिंग एज एन ऑप्शन। और इसलिए अगर आप मुथूट की बात करें, जहाँ पे उन्होंने वॉल्यूम ग्रोथ पूरे साल के लिए बढ़ा के दिए हैं, आज अगर हम एक्सपेक्टेशन मान के चलते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर ब्रांच नेटवर्क, इन एक्सपेक्टेशंस ऑफ गोल्ड प्राइसेस एक्सपेक्टेड टू रिमेन एलिवेटेड, क्योंकि सोवरेन बैंक्स भी शायद गोल्ड बाय कर रही है, वॉलेटिलिटी का माहौल है, इट बिकम्स हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। तो कहीं ना कहीं आई थिंक ये जो सारे अटकलें हैं, दैट इज प्रोबेबली एडिंग ग्रोथ विद इम्प्रूव्ड कैश फ्लोज। ऑब्वियसली आई थिंक डायनामिक्स चेंज हो रही है ऑपरेटिंग लेवल पे, एंड ऑब्वियसली आई थिंक बिकॉज ऑफ बेटर एलटीवीज, आई थिंक जो आप एसेट क्वालिटी में थोड़ा सुधार देख रहे हैं, वो शायद बैलेंस शीट पे दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि शायद गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज का प्रदर्शन अगले 1-2 तिमाही में भी अच्छा है। लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने कंपनी से 2015 की ऑक्शन के लिए बैंक गारंटी मांगी है। करीब 6090 करोड़ का झटका इस वक्त वोडाफोन आइडिया को लगा है। इस खबर को लेकर कल कंपनी की एक कॉन्फ्रेंस कॉल भी हुई। कॉन्फ्रेंस कॉल के टेकअवेज क्या है, ये पूरा का पूरा मामला क्या है, ये सबसे पहले समझ लेते हैं अंश भिलवार से। उसके बाद एक एक्सपर्ट को भी जोड़ेंगे, उनसे जानेंगे कि इससे वोडाफोन आइडिया के सेंटिमेंट्स पर किस तरह का असर पड़ता हुआ दिख सकता है, और साथ साथ फंडामेंटल और टेक्निकल टेक भी लेंगे। लेकिन शुरुआत अंश से। बताइए अंश, कॉन्फ्रेंस कॉल के टेकअवेज और ये पूरा का पूरा मामला क्या है? बिल्कुल मानसी, वोडाफोन काफ़ी सुर्खियों में है, लेकिन शुरुआत हम दिसंबर से करेंगे क्योंकि इस खबर की शुरुआत तब से होती है। दिसंबर में कंपनी ने अपने प्रेस रिलीज़ में बताया गया है कि जो बैंक गारंटी है वो 2021 तक उन्हें कोई भी नहीं देनी है, सिर्फ एक 2015 का एक शॉर्टफॉल है वो उन्हें देना होगा, वो उन्होंने तभी ही बता दिया है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने छूट दे दी है बैंक गारंटी की, जो कि करीबन 24,800 करोड़ की थी 2012, 2014, 2016 और 2021 के लिए। अब कल कंपनी की कॉन कॉल में कंपनी ने वापस से कहा था, जो दिसंबर में कहा था कि हाँ, कंपनी को जो शॉर्टफॉल हुआ था 2015 में उसका जो है बैंक गारंटी देना बाकी है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली कंपनी ने ये भी कहा कि अभी भी वो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के साथ बातचीत कर रहे हैं। लेकिन जस्ट कॉन कॉल के बाद काफ़ी ऐसे न्यूज़ आने लगी और रिपोर्ट्स आने लगे कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने कंपनी से सीधे 6,000 करोड़ का बैंक गारंटी मांगा है, या तो अगर कैश पेमेंट कर रहे तो लगभग 5,500 करोड़ का करना होगा। हालांकि अब तक इस पे कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, ना कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से, ना ही वोडाफोन की तरफ से। हमने वोडाफोन से भी बात करने देखा है, लेकिन अब तक उनकी तरफ से भी इस पे कोई कमेंट नहीं आया है। अंश, ये खबर हमें बताने के लिए और टेकअवेज हमारे साथ शेयर करने के लिए आपका शुक्रिया।
तो क्लियरली वोडाफोन आइडिया को लेकर ये बड़ी इस वक्त खबर आती हुई देखने को मिली है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने 6090 करोड़ की बैंक गारंटी देने को कहा है। आपको बता दें 2015 की नीलामी को लेकर बैंक गारंटी देने की खबर यहां पर। इस पर विस्तार से और ज्यादा टेक्स भी आएंगे और जैसे जैसे टेक्स आते जाएंगे वक्त वक्त पर हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन इस वक्त ये खबर है और इस खबर पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ सेंट्रम ब्रोकिंग के पीयूष पांडे जुड़ गए हैं। पीयूष, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। इस खबर के लिए आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए शुक्रिया। वोडाफोन आइडिया के लिए इस वक्त कह सकते हैं कि सेंटिमेंट्स खराब होते नजर आएंगे। मोटे तौर पर 2 या 3 टेलीकॉम कंपनियां हैं भारत में और उसमें भी वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनी के लिए आए दिन इस तरह की खबरें हम देखते हैं। योर फर्स्ट टेक ऑन दिस न्यूज। ये जो न्यूज था वो पहले से ही पता था। तो इनफैक्ट दिसंबर में ही DOT ने वोडाफोन के लिए 12, 14, 16 और 21 के लिए वो ऑप्शंस के लिए पेमेंट बैंक गारंटी रिवोव किया था। बट 2015 में जो ऑप्शन हुआ था उसके लिए एक शॉर्टफॉल था और उसके लिए पेमेंट था 6000 करोड़ का। बट वोडाफोन जो DOT से बात कर रहा है, मोस्ट प्रोबेबली कुछ सोल्यूशन निकलना चाहिए, क्योंकि वोडाफोन को अभी भी काफी केपेक्स करना है अपने 4G और 5G के लिए। और अभी भी वोडाफोन के पास काफी डेट है, अराउंड 2 लाख करोड़ का डेट भी उनके पास है। तो अभी उनका फर्स्ट फोकस जो है अपना केपेक्स करना है अपने नेटवर्क इंफ्रा के लिए। और इनफैक्ट गवर्नमेंट भी बात समझती है कि इंडिया में एटलीस्ट 3 प्राइवेट प्लेयर्स तो चाहिए फॉर बेटर सर्विस एंड कॉम्पिटिशन। सो मे बी कुछ सोल्यूशन निकलना चाहिए। आई थिंक वोडाफोन भी बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट ने पहले काफी सपोर्ट किया है एंड दे विल सपोर्ट इन द फ्यूचर ऑल्सो, जिससे एटलीस्ट उनका जो केपेक्स प्रोग्राम है एटलीस्ट वो नेक्स्ट 3 साल तक कर पाएंगे एंड दैट विल हेल्प देम टू इनफैक्ट कस्टमर्स भी रीगेन करेंगे इन द कमिंग क्वार्टर्स। या ठीक है। तो सर ये पूरी तरह से डिस्काउंटिंग है प्राइसेस के अंदर, आपको ऐसा लग रहा है या फिर थोड़ा और भी डैमेज होगा? नहीं, ये कम्प्लीटली प्राइस्ड नहीं, पुरानी न्यूज है। और वोडाफोन मोस्टली एक करंट प्राइस लेवल ऑलमोस्ट बॉटम आउट हो चुका है और ये डिपेंड करता है कि नेक्स्ट कपल ऑफ क्वार्टर में कैसा उनका सब्सक्राइबर एडिशन और ये ARPU इंप्रूव करेगा नेक्स्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स में। और वोडाफोन ने भी कहा है कि अभी उनका जो केपेक्स प्लान है वो अभी वो स्टार्ट ही हुआ है, अभी वो स्टार्ट किया है और ये काफी लंबा चलेगा। तो ऐसा लगता है कि आफ्टर उनका जो 4G और 5G का जो केपेक्स है, अगर वो अच्छी तरीके से हो जाएगा तो दे विल बी एबल टू गिव अच्छा कंपटीशन देंगे वो एयरटेल और रिलायंस जियो को। सो तब तक वेट करना पड़ेगा। पीयूष, अगर मैं आपसे एक थोड़ा इस तरह का क्वेश्चन पूछूं जिसमें थोड़ा आप अनकंफर्टेबल हों तो आप मेरे को बता दीजिएगा। अगर आप बता पाएँ तो फिर भी बता दीजिएगा। किसी आदमी को 8.5 रुपये में वोडाफोन आइडिया ले लेना चाहिए, बायर हो जाना चाहिए? इसमें रिस्क भी है और ऐसा रिटर्न भी है। बट इसमें वोडाफोन में क्या है कि इसमें काफी इफ्स एंड बट्स पर डिपेंड करता है। लाइक सो इफ समथिंग हैपेंस, इफ गवर्नमेंट ने कोई रिलीफ प्रोवाइड किया 8GR पर या फिर मतलब इफ्स एंड बट्स पर वो रिलीफ मिलता है तो फिर स्टॉक्स चलेगा। तो वैसा केस है, मतलब लाइक सो इट्स वेरी, आई वुड से रिस्की है, प्लस डिपेंड्स ऑन कि कैसा इवेंट्स होता है आगे। बट ये भी ठीक है कि 8.5 पे काफी नेगेटिव प्राइस है और ऑलमोस्ट सारे नेगेटिव से प्राइस है 8.5 रुपये प्राइस पर। तो यहाँ से बहुत ज्यादा नीचे गिरने का भी चांस कम है वोडाफोन के लिए। बट मैं बोलूंगा टेलीकॉम स्पेस पर किसी को अगर प्ले करना है तो भारती काफी अच्छा है। सो भारती में ARPU भी ग्रो कर रहा है, कस्टमर भी ऐड कर रहे हैं, उनका केपेक्स 4G 5G का पूरा केपेक्स हो चुका है, तो उनका केपेक्स भी आगे कम होगा, प्लस उनका डेट भी कम होने वाला है भारती एयरटेल का। और दूसरा क्या है कि भारती में कि उनका जो रेवेन्यू मार्केट शेयर गैप था जियो के अगेंस्ट वो काफी कम हो गया है लास्ट 1 साल में। तो मतलब काफी अच्छा कर रहे हैं वो। तो अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए प्ले करना है टेलीकॉम स्पेस में तो भारती बेटर है। वोडाफोन में काफी इट डिपेंड्स ऑन कैसा इवेंट्स होते हैं आगे, लाइक कैसा है रिलीफ मिलता है, कपल ऑफ थिंग्स गोइंग राइट, लाइक से कैसा वो केपेक्स प्रोग्राम कर पाते हैं। अभी वो वोडाफोन बैंक से ही भाग कर रहा है टू रेज डेट फंड, तो उसमें भी वो डेट फंड रेज भी कब होगा, मतलब इट विल टेक से 1 क्वार्टर और 3 क्वार्टर। तो काफी इफ्स एंड बट्स हैं वोडाफोन के लिए।
पीयूष सही कह रहे हैं आप। और इनफैक्ट हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट से भी जब हमने बात की, भारतीय एयरटेल पर उनका नजरिया पॉजिटिव इस वक्त नजर आया, क्योंकि कंसर्न्स ढेर सारे हैं और ऐसे वोलेटाइल कंसर्न्स में वोडाफोन आइडिया जैसे काउंटर पर कोई भी बैठ या पोजीशन लेना बड़ा ही रिस्की हो सकता है। पीयूष, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए, अपना टेक, अपना आउटलुक हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। चलिए, तो हमारे दोनों ही टेक्निकल एक्सपर्ट्स के रेडार पर तो भारतीय एयरटेल है ही, लेकिन फंडामेंटल एक्सपर्ट मयूरेश जोशी भी हमारे साथ हैं। उनसे भी बात करते हैं इस मुद्दे पर और टेलीकॉम प्लेयर्स पर उनका टेक क्या है ये भी एक बार जानने की कोशिश करते हैं। गुड मॉर्निंग मयूरेश। वोडाफोन आइडिया के लिए तो कंसर्न्स हैं, चैलेंजिंग खबर है, लेकिन कॉन कॉल के हाइलाइट्स जिसका जिक्र अंश करके भी गए और केपिक्स जिसकी बात पीयूष भी कर रहे थे, कुछ तमाम चीजें हैं जो कि ध्यान में होनी चाहिए। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर क्रिटिकल स्टेप्स कंपनी ले रही है और इस वक्त अगर देखें डेटा यूजेज में जनवरी से लेकर दिसंबर तक बढ़त भी दिखी गई है। लेकिन क्या ये सारी के सारे पॉजिटिव्स जो हैं, इस वक्त खबरें जो आ रही है, जो नेगेटिव्स आ रहे हैं, उसके सामने फीकी पड़ती दिखेगी वोडाफोन आइडिया के लिए? मॉर्निंग मानसी, आई थिंक जहां तक आई थिंक खबर की बात है, आई थिंक इट्स लार्जली प्राइस टेक, क्योंकि खबर लार्जली स्ट्रीट को पता थी। बट जहां तक कोर ऑपरेशन पैरामीटर्स का सवाल रहा है कि आगे जाके इनकी बैलेंस शीट में सुधार कैसे होगा, ये आई थिंक एवरी पासिंग क्वार्टर, एवरी पासिंग ईयर विल प्रॉब्ली डिटरमाइन, क्योंकि डेट बहुत ज्यादा बुक्स पे है। उनके लेगेसी नेटवर्क्स जो 2G 3G पे है, दे हैव टू हैव अ मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन टू 4G एंड 5G। जो देश के सबसे बड़े दो प्लेयर है जियो और एयरटेल, उनका 5G ऑप्टिक फाइबर लेइंग नेटवर्क कंप्लीट हो चुका है, एंड दे आर प्रॉब्ली इन द नेक्स्ट स्टेप in terms of either the enterprise part of the business, even possibly in the next 2 years looking at a 6G network। तो कहीं ना कहीं आई थिंक ये सारी अटकलें बैलेंस शीट ग्रोथ को हैम्पर करेगी। ऑब्वियसली जो सर्कल्स में ऑपरेट करते हैं, जो दो अहम मुद्दे रहते हैं, सब्सक्राइबर मार्केट शेयर को रिटेन करना और रेवेन्यू मार्केट शेयर इंप्रूव करना, ये सारी चीजें डिपेंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स पुट टुगेदर। और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक डाउनसाइड रिस्क कम लग रहा है वोडाफोन आइडिया के लिए, क्योंकि लॉट ऑफ दी डाउनसाइड रिस्क आर प्रॉब्ली प्राइस्ड इन, बट अपसाइड भी उतना ही लिमिटेड लग रहा है। बचे प्लेयर्स एयरटेल और जियो, ऑब्वियसली एयरटेल के जो नंबर्स आए थे काफी अच्छे थे। एक्सपेक्टेशन यही है कि आरपू इंक्रीजेस मार्केट ने जेस्टेट कर लिए हैं, एंड इवन इफ कैलिब्रेटेड इंक्रीजेस टेक प्लेस इन द मार्केट, आई थिंक जो सब्सक्राइबर लॉस हमने देखा था, वीडिंग ऑफ लो सब्सक्राइबर्स या लो वैल्यू सब्सक्राइबर्स, वो लार्जली डन एंड डस्टेड है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक आरपू इंक्रीजेस मार्केट्स बचा लेगा, और उसके मद्देनजर आई थिंक जो इम्प्रूव कैश फ्लोज हैं ये शायद बैलेंस शीट पे दिखेंगे, इंक्लूडिंग जियो, वेयर आई थिंक सिमिलर परफॉर्मेंस कैन गेट रेप्लिकेटेड। आप पहली बात आई थिंक वैल्यूएशंस पे आर्ग्यू कर सकते हैं कि एयरटेल और जियो स्टैंडअलोन बिजनेस के वैल्यूएशंस ऑब्वियसली महंगे हैं, लेट स्टेज बेस पे है, बट जैसे हम देखते हैं मार्केट्स में EPS रेटिंग, RS रेटिंग ठीक है, और कोई चॉइस नहीं बचा है विद इन दिस स्पेस इटसेल्फ। आई थिंक एक जो प्रॉक्सी बचती है वो इंटरस्टार बचती है, बट कोर टेलीकॉम ऑपरेटर्स में चॉइस ना होने के कारण मुझे लगता है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शायद ये कंपनीज में आती रहेगी। तो जिनके पास एयरटेल जैसा स्टॉक है, बने रहना चाहिए। को बिल्कुल इंटैक्ट रखें। हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स की भी मोहर लगी और फंडामेंटल एक्सपर्ट्स का भी यही नजरिया। और वोडाफोन आइडिया के लिए करंट सिनेरियोज को देखते हुए अपसाइड तो हार्डली विजिबल है, लेकिन डाउन साइड एब्सोल्युटली विजिबल नजर आती है। एक रेंज में फंसा हुआ या कह सकते हैं टुवर्ड्स डाउन साइड ये स्टॉक नजर आएगा। बाजार खुलने के साथ इस पर नजर रहेगी। लेकिन इस बीच मुथूट फिनेंस का जिक्र भी थोड़ी देर पहले हम कर रहे थे और मनप्पुरम फाइनेंस पर भी फोकस होना चाहिए। गुड मॉर्निंग चंदन, आपसे जानना चाहेंगे, कुछ ही दिनों पहले सोने चांदी के चाल में बढ़िया चमक हमने देखी थी। फ्रेश हाई MCX पर सोने ने रिकॉर्ड ऊंचाई पर 86,350 के नए स्तर छुए थे। उसके ठीक बाद गोल्ड फाइनेंसिंग काउंटर्स, ज्वेलरी काउंटर्स फोकस में आ गए। अब ताजा जो नंबर्स आए हैं मनप्पुरम फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस की अगर बात करें, मुथूट फाइनेंस पॉजिटिव सेट ऑफ नंबर्स थे, लेकिन आज मनप्पुरम फाइनेंस के भी नतीजों पर फोकस रहेगा। क्या राय होगी गोल्ड फाइनेंसिंग और साथ ही ज्वेलरी स्टॉक्स पर आपकी तरफ से? नमस्कार मानसी जी, देखिए गोल्ड की जो ग्लिटर और शाइन है वो कंटिन्यू हो रही है और कहीं ना कहीं गोल्ड में मोमेंटम लग रहा है। और तो ये पूरा एक असेट क्लास है जहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट बनना चाहिए। मुथूट फाइनेंस की हम स्पेसिफिक होकर बात करें तो ये काउंटर अच्छा लग रहा है, बट बाजार की बेरुखी की वजह से ये थोड़ा सा ऊपर के लेवल से डिक्लाइन दिखाया है। ओवरऑल आप देखें तो 2300 से लेके ये काउंटर नीचे में 2130 तक का करेक्शन दिखाने के बाद अब मल्टीपल सपोर्ट ले रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि 2085 एक मेजर सपोर्ट है। कोई भी डिप आता है तो सपोर्ट को ध्यान रखे, डिक्लाइन पे खरीदना चाहिए।
ऊपर में वापस 2300 तक के लक्ष्य यहाँ पे बनने चाहिए। तो मुथूट फाइनेंस पे अभी भी भरोसा जताया जा सकता है। मनापुरम की बात करें तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी ज्यादा हुई है ऊपर के लेवल से 3 दिनों में, बट फिर भी यहाँ पे 180 के आसपास के मल्टीपल सपोर्ट है। तो मुथूट फाइनेंस अच्छा लग रहा है, मनापुरम भी एक सपोर्ट के आसपास देखा जा सकता है। कहीं ना कहीं गोल्ड और इन 2-3 गोल्ड फाइनेंस कंपनीज में एक पॉजिटिव बायस बनना चाहिए। पॉजिटिव बायस यहाँ पर बनता हुआ, और इस बीच नतीजे जहाँ आने वाले हैं उसमें यूनाइटेड ब्रूवरीज पर भी फोकस होना चाहिए क्योंकि यूबीएल के नंबर्स भी आज आने वाले हैं। यूनाइटेड ब्रूवरीज किरण जी, कल कमजोर बाजार या वॉलेटाइल मार्केट्स में भी मजबूती के साइंस दिखा रहा था और टुवर्ड्स क्लोजिंग भी हरे निशान के साथ ही ऑलमोस्ट 2% की तेजी पर यह स्टॉक क्लोज हुआ है। आज नतीजों से ठीक पहले प्री ओपन टिक्स भी देखेंगे किस तरह के सेंटिमेंट्स यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं, लेकिन यूबीएल पर ओवरऑल टेक्निकली नजरिया क्या होगा? यूबीएल की अगर बात करें तो 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक सस्टेन है। प्रीवियसली एक ब्रेकआउट हमने देखा था 2200 के ऊपर, सस्टेन नहीं हुआ है। वापस 2000 जो अपना प्रीवियस सपोर्ट था, राइजिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी है, 200 दिन की मूविंग एवरेज भी है। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं लॉन्ग करके जाना चाहिए करंट मार्केट प्राइस से। जिस तरह के लेवल्स हम देख रहे हैं नीचे में जो स्टॉप लॉस बन रहा है वो 2000 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए एंड करंट मार्केट प्राइस से आप लॉन्ग कर सकते हो। जिस प्रकार से टारगेट में आप अभी रिसेंटली जो उसने 2200 के आसपास के लेवल बनाए थे वहां तक ये स्टॉक जा सकता है। तो डेफिनेटली 2000 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करना चाहिए यूबीएल। ठीक है, कुछ कुछ और शेयर्स भी हैं मार्केट्स के अंदर कि जहाँ पर आप एक बार ट्रेड वगैरह देख सकते हैं। मैं कल के ही कुछ शेयर्स वगैरह आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ, थोड़ी जिन पर डिलीवरी हाई कल बनी थी। एक बार ज़रा गुजरात गैस दिखाएंगे स्क्रीन पर। गुजरात गैस, इसका डिलीवरी वॉल्यूम काफ़ी ठीक है, कल अच्छा से बन के गया है। गुजरात गैस पे एक बार आपकी रिकमेंडेशन चंदन सर, एक बार ज़रा आप चेक करेंगे। बिल्कुल, देखिए गुजरात गैस की बात करें तो इस काउंटर में पिछले कुछ दिनों से थोड़ा सा एक मूवमेंट देखने को मिल रहा है, बट प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यूसली है। लोअर टॉप लोअर बॉटम के सीक्वेंस यहाँ पे है। इनफैक्ट पिछले 6-7 महीने में काउंटर में ऊपर में 680 से लेके 400 तक का डिक्लाइन दिखा, बट 397 एक मेजर सपोर्ट है क्योंकि अक्टूबर के मंथ में 2023 में 397 के सपोर्ट से टर्न लेके और ऊपर में लगभग 690 तक का मूवमेंट दिखाया। तो एक मेजर सपोर्ट के आसपास आया। हालांकि स्ट्रक्चर वीक है बट मेजर सपोर्ट को ध्यान में रखना चाहिए। यदि आप कोई भी पोजीशन बनाते हो तो 397 को सपोर्ट बना के रखें क्योंकि लास्ट टाइम भी इसी लेवल से रिकवरी हुई थी। बट एक चीज और ध्यान रखें, 425 निकल जाता है तो फिर शॉर्ट टर्म बॉटम कंफर्म हो जाएगा। तो 397, 425 इन लेवल को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए बाउंस को प्ले कर सकते हैं। ठीक है, बाउंस है 425 तक का, तो गुंजाइश काफ़ी बनती है। इस बीच 9 पैसे मजबूत खुला है रुपया, ये भी एक अच्छा पॉइंट है कि आपके पास आज 9 पैसे की स्टार्टिंग मजबूती है। एक लेवल ऐसा था जब हम 87.50 तक भी पहुंच गए थे, लेकिन अभी हम 86-80 पे हैं, तो थोड़ी सी स्ट्रेंथ तो आई है रुपये के अंदर। ये एक अच्छा पॉइंट है और आज 9 पैसे मजबूत खुला है। एक और शेयर भी है जिसकी कल क्लोजिंग अच्छी हुई है, वह SBI कार्ड्स। वॉल्यूम भी ठीक था, प्राइस एक्शन भी ठीक था, डेज हाई पे बंद हुआ है। एक बार जरा दिखाना SBI कार्ड्स का चार्ट किरण जी, एक बार आपकी रिकमेंडेशन SBI चार्ट्स पे, SBI कार्ड्स पे माफ़ कीजिए। सर अनम्यूट करिए एक बार, आवाज़ आएगी तभी। ओह सॉरी। एसबीआई कार्ड की अगर हम बात करें तो स्टॉक में एक बड़ा डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ आप देखोगे तो 200 डेज मूविंग एवरेज को मल्टीपल टाइम उसने रीटेस्ट किया है और कंफर्टेबली अब 800 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अक्टूबर 23 के बाद फर्स्ट टाइम एसबीआई कार्ड अपने 800 रुपए के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो एक ऑलमोस्ट 1.5 साल का ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग करना चाहिए। 780 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए और जिस तरह की चार्ट पैटर्न है ऊपर में 900 तक के लेवल्स आपको डेफिनेटली देखने को मिल रहा है। ठीक है, इस बीच अगर आप और चीज़ चेक करेंगे तो कल मार्केट्स के अंदर जो गिरावट हुई, यानी जिन शेयर्स में कल पिटाई हो रही थी, उसमें आप देखेंगे रियल एस्टेट के काउंटर सबसे ज़्यादा तेज पिट रहे थे और पूरे इस फॉल में भी रियल एस्टेट का फॉल सबसे ज़्यादा है परसेंटेज में। करीब 19% के आसपास इंडेक्स साफ हुआ है। ओबरॉय, गोदरेज प्रॉपर्टी, प्रेस्टीज, DLF कल टॉप गेनर्स थे, लूजर्स थे मार्केट के। मयूरेश सर, इतनी पिटाई हो चुकी है, अब तो सस्ते हो गए होंगे ये। मॉर्निंग निपी जी।
तो अगेन आई थिंक जो एक्सपेक्टेशन है रियल एस्टेट प्लेयर्स से, आई थिंक स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे है, क्योंकि जो रियल एस्टेट साइकिल है अभी भी ऑन है। 34 वर्ष में 6 वर्ष का साइकिल रहता है। जो नंबर्स पेश किए हैं लोधा ने, डीएलएफ ने, ओबेरॉय ने, टू अ सर्टेन एक्सटेंट, आई थिंक सराहनीय नंबर्स हैं, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो प्री सेल्स वेलोसिटी है, यहाँ पे रन रेट बरकरार है, जो कलेक्शंस है वहाँ पे रन रेट बरकरार है, जो नए लॉन्चेस ये कर रहे हैं, काफी नए लॉन्चेस, आई थिंक एक एसेट लाइट मॉडल पे है। तो डेट स्ट्रोक लेवरेज एज अ परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट ऑब्वियसली कम होते जा रहा है विद इम्प्रूव्ड एफिशिएंसीज। आई थिंक जो एक्सपेक्टेशन है कि अगले कुछ तिमाहियों तक भी आई थिंक ये रन रेट बरकरार रह सकता है अक्रॉस, यानी सुपर प्रीमियम हो या एंट्री लेवल हाउसिंग यूनिट्स हो। एट द सेम टाइम आई थिंक जो इन्वेंटरी लेवल्स है इसमें थोड़ी बढ़त देखी है, बट आई थिंक वी आर प्रॉब्ली एक्सपेक्टेड टू सी अ लार्ज पार्ट ऑफ दैट गेटिंग लिक्विडेटेड एज वेल। पिछले महीने जो आई थिंक मुंबई रजिस्ट्रेशंस हुए थे वर आल्सो एट अ डिसेंट लेवल। तो कहीं ना कहीं आई थिंक द स्पेस इज गोइंग थ्रू अ डिसेंट ट्रेजेक्टरी। ये स्ट्रीट मान के चल रहा है। आई थिंक अभी री रेटिंग के काउंटर्स में वही काउंटर्स में होगी जो शायद स्ट्रीट के एस्टिमेट्स को बीट करे एवरी पासिंग कॉइन। ठीक है सर, पॉइंट टेकन है आपका। भी शरद को मैं अपने साथ वापस से जोड़ता हूं ताकि आपको नवरत्न शेयर बता पाए। तो 9 बज चुके हैं, तो नवरत्न शेयर जान लीजिए शरद। जी बिल्कुल, सबसे पहले मुथूट फाइनेंस पे नज़र रखिएगा। स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम भी देखें तो लगभग 40% का यहाँ पे ग्रोथ देखने मिला है। पैट में भी अच्छी इंप्रूवमेंट आई है। एसेट क्वालिटी में भी इंप्रूवमेंट देखने मिला है। ब्रोकरेजेस की थोड़ी अपग्रेड भी आए हैं। होनासा कंज्यूमर तीसरी तिमाही के नतीजे की बात करें तो एबिडा जो है बीट किया एस्टिमेट्स को, और लार्जली इनलाइन टू गुड सेट ऑफ नंबर्स जो है आपको देखने मिली है। सुवेन फार्मा की बात करें तो गाइडेंस बहुत स्ट्रॉन्ग आया है आगे जाते हुए साल 2026 के लिए, और ओवरऑल तीसरे तिमाही के नतीजे में देखें तो लगभग 80% की जो मुनाफा में ग्रोथ देखने मिला है। कोटक बैंक के लिए भी पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। आरबीआई ने एम्बार्गो लिफ्ट कर दिया है 10 महीने के बाद, जहाँ पे मोबाइल बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड के जुड़े जो बिजनेस है उसको जो है वो खोला जाएगा। आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो यहाँ पे भी वैल्यू अनलॉकिंग देखने मिल रही है। प्रूडेंशियल पीएलसी कंसिडर कर रही है कि उनके एएमसी बिजनेस को अलग से लिस्ट करें। याद रखिए आईसीआईसीआई बैंक का 51% स्टेक है और बाकी प्रूडेंशियल के पास है, और आईसीआईसीआई बैंक ने कहा भी कि वो अपनी स्टेक जो है इस जेवी में नहीं बेचने वाले हैं। वोडाफोन आइडिया के लिए जो है नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है। यहाँ पे रिपोर्ट्स आ रही है कि कंपनी को जो बैंक गारंटी फ्लश कर सकते हैं लगभग 6090 करोड़ का 2015 में जो ऑक्शन शॉर्टफॉल आई थी, और इनकी जो कॉन कॉल भी कल मार्केट आज के बाद हुई थी वहाँ पे भी जो है थोड़ी नेगेटिव न्यूज़ फ्लो देखने मिल रही थी। उन्होंने कहा कि कोई बैंक गारंटी नहीं लगेगी ऑक्शंस के लिए 2021 के लिए, और वन टाइम बैंक गारंटी रहेगा 2015 के लिए, और ये शॉर्टफॉल रहेगा 1 साल के लिए रहेगा। तो स्टॉक के लिए नेगेटिव है। टाटा पावर हमारा साथा स्टॉक रहेगा। यहाँ पे टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी और ओएनजीसी ने कोलैबोरेट किया है बैटरी एनर्जी स्टोरेज को लेके। 8वां स्टॉक ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स, यहाँ पे नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है। कंपनी ने कहा कि आईटी डिपार्टमेंट जो है सर्च किया एंड सीजर किया है उनके कंपनी में और उनके रजिस्टर्ड ऑफिसर्स को लेके, तो ऑफकोर्स सर्च सेगमेंट है उस पर भी ज़्यादा नज़र रहेगी। बिग बोल्ड ब्रोकरेज की बात करें तो मैक्वारी की रिपोर्ट्स आई है होटल्स में, खास करके हमने पिक किया लेमन ट्री। यहाँ पे इनिशिएट आउट परफॉर्म रखा है। टारगेट प्राइस 210 रुपीज़ पर शेयर का। ये 9 के 9 शेयर आपके फोकस लिस्ट में जरूर होनी चाहिए, लेकिन लेवल्स ऑलमोस्ट अब सेटल होने की तरफ हैं। और आज जो शुरुआत होने वाली है, जैसे कि गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट्स कर रहा था, सपाट ही शुरुआत होगी बाजार की। निफ्टी 9-10 अंक ऊपर आपको देखेगा। निफ्टी बैंक की बात करें तो वहां पर सपाट शुरुआत के आसार दिख रहे हैं। कोटक बैंक ज्यादा नहीं, अच्छा है, 1% ही ऊपर खुलने के संकेत ये शेयर दे रहा है। और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि एमएनएम में करीब 1-1.5% के आसपास की मजबूती पर शुरुआत हो सकती है। लेकिन कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट की कंपनी अशोक लेलैंड, नंबर कल बड़े अच्छे आए थे। प्रॉफिट में करीब 30% के आसपास का जंप था, और कल ब्रीफली 200 रुपए के नीचे शेयर गया था। वहां से करीब 20 रुपए का रिबाउंड हमने अशोक लेलैंड के शेयर में देखा। 220 के आसपास की क्लोजिंग रही। मयूरेश जी, अशोक लेलैंड देखिए चर्चाएं काफी होती है, वैल्यूएशन भी ठीक रहे हैं, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात रही नहीं है, लेकिन शेयर चला नहीं है। 250 रुपए के आसपास गया, फिर वहां से स्लिप करके 200 रुपए के आसपास आ गया। इन नतीजों को लेकर कितना उत्साहित होना चाहिए, और क्या नया निवेश करने के लिए भाव ठीक है? ये आई थिंक बेटर देन एक्सपेक्टेड नंबर्स थे, और कमेंट्री काफी अच्छी थी। तो आई थिंक लार्ज पार्ट ऑफ द मार्केट सब ये मान के चल रहा है कि एमएचसीवी सेगमेंट जहाँ पे ये केटर करते हैं, जहाँ पे इनकी लीडरशिप पोजीशन है, जहाँ पे नए लॉन्चेस ला रहे हैं बोथ इलेक्ट्रिक व्हीकल मोबिलिटी प्लेटफॉर्म को लेके एंड अदरवाइज,
स्पेसिफिकली हायर टनेज व्हीकल्स भी है, और इनके पास जो लास्ट माइल है जिसे हम कहते हैं, आई थिंक लाइट कमर्शियल व्हीकल्स भी एज अ कंपोनेंट इन टर्म्स ऑफ द सेगमेंट दैट दे कैरी, यहाँ पे ग्रोथ ठीक ठाक रहनी चाहिए. अगेन आई थिंक एक्सपेक्टेशंस इन टर्म्स ऑफ बेटर monsoons, better rural season, better recovery in rural areas and semi-urban areas, यही पॉइंट कर रहे हैं कि जो डायनेमिक्स है इन टर्म्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट कंपेयर्ड टू रेल फ्रेट एज वी स्पीक एट दिस जंक्चर, वो आई थिंक डायनेमिक्स बरकरार रह सकते हैं. एमएनसीबी की वॉल्यूम ग्रोथ ठीक ठाक रह सकती है, एंड प्राइसिंग कैन रिमेन स्टेबल. ये शायद ये क्वार्टर के नंबर्स में रिफ्लेक्ट हुए, बोथ इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ, टॉप लाइन, जो मार्जिन परफॉर्मेंस रही है. बट मुझे लगता है आई थिंक Q4 में अगर ये रेप्लिकेट करते हैं परफॉर्मेंस और मैक्रो स्थिति बरकरार रहती है इन टर्म्स ऑफ ऑल द एस्पेक्ट्स दैट यू आर स्पीकिंग अबाउट, फिर एक अच्छी री रेटिंग की संभावना है. तो अभी स्ट्रीट ने एक अच्छी तरह से पचा लिया है नंबर्स को. वो देखना चाहते हैं कि मैक्रो एडजस्टमेंट्स अगले कुछ हफ्तों में और Q4 के जो नतीजे आएंगे, अगर ये ऐसे ही तगड़े रहे, कॉमेंट्री अच्छी रही, तो अशोक लेलैंड की री रेटिंग जो है ये निश्चित तरीके से गारंटी वाला कैंडिडेट है अशोक लेलैंड. एचडीएफसी बैंक पर किरण जी आप व्यू दीजिए. मतलब इतना बड़ा शेयर, लेकिन हम उठापटक इस शेयर में भी देखते हैं. 1750 रुपए से गिर के फिर से शेयर ये 1700 रुपए के आसपास आ गया एचडीएफसी बैंक का. आज उसके नीचे शुरुआत करेगा. एचडीएफसी बैंक को लेकर क्या कह रही है आपकी रीडिंग? क्या ये बाय ऑन डिप करें, इसमें 1700 के आसपास एंट्री लेनी चाहिए, जिसको थोड़ा सा लंबा रखना हो, पोजिशनल व्यू लेके, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं? एचडीएफसी बैंक की अगर हम पोजिशनली बात करें तो 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन है. शॉर्ट टर्म चार्ट आप देखोगे तो वहां पे एक बेरिश फ्लैग बनाया था, लेकिन उसको फेल कर दिया है. तो एज पर फेल पैटर्न ब्रेकआउट, डेफिनेटली हमें लग रहा है कि यहाँ से स्टॉक के अंदर एक 100 रुपए तक की रेंज की रैली आनी चाहिए, यानी कि ऊपर में 1800 तक के लेवल्स आने चाहिए. लेकिन जैसे आपने बोला, थोड़ा लंबे समय का नजरिया है. नीचे में आप 1660 1640 का एक स्टॉप लॉस रखिए. अगर उस लेवल के नीचे नहीं जाता है तो डेफिनेटली आपको 1800 तक की रेंज दिख सकती है. तो ओवरऑल हम लोग काफी बुलिश है एचडीएफसी बैंक के ऊपर. तो करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग करना चाहिए 1640 के स्टॉप लॉस के साथ. 40 रुपए का स्टॉप लॉस आपको लगा के चलनी चाहिए एचडीएफसी बैंक के शेयर में. मयूर जी, एक और खेमा है जो साथ साथ तेजी में रिएक्ट करता है और साथ साथ मंदी में, वो है मार्केट प्लेटफॉर्म या फिर न्यू एज जो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं वो. कल हमने बीएसई में भी तेजी देखी है. इसके अलावा अगर हम कुछ अगर फिनटेक्स की बात करें तो पीबी फिनटेक में तेजी रही है कल के सत्र में. आप इस स्पेस को किस तरह से देख रहे हैं, और कोई खास स्टॉक जो आपके फोकस में हो, जहां आपको लगता है कि वैल्यू के लिहाज से ठीक ठाक है वो शेयर? कंपनीज के लिए आई थिंक एक इवॉल्विंग एनवायरनमेंट रहेगी. तो आप देख रहे हैं जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, दे हैव टू अडेप्ट एंड अडॉप्ट न्यूअर टेक्नोलॉजीज, जिससे आई थिंक जो एक्सेप्टेबिलिटी फैक्टर होता है एंड यूजर को, ये आई थिंक एक सीमलेस वे में डिलीवरी रहे. तो आई थिंक ये इवॉल्वमेंट है. मुझे लगता है नए नए प्लेयर्स अनलिस्टेड स्पेस में भी आई थिंक इवॉल्व हो रहे हैं. यू आर प्रॉब्ली सीइंग अ लॉट ऑफ इम्पेटस बीइंग गिवन in terms of unicorns as well, which are unlisted as well. So I think competition जरूर है, listed universe से नहीं, but unlisted universe से. जहाँ तक कैपिटल मार्केट प्लेस का सवाल रहा है, आई थिंक जो एक्सपेक्टेशन हम मान के चल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेड सिप ग्रोथ, एक्सपेक्टेड डीमैट अकाउंट एडिशंस, एक्सपेक्टेड एडिशंस इन टर्म्स ऑफ हाउसहोल्ड्स, जो देख रहे हैं क्वालिटेटिव एडवाइस को इन टर्म्स ऑफ वेल्थ एडवाइजरी प्लेटफॉर्म्स. और इसलिए आई थिंक एज अ परसेंटेज ऑफ द ओवरऑल ओनरशिप, जो आज एसेट ओनरशिप है सिर्फ 5.5% है, जो काफी लो है कंपेयर टू वर्ल्ड एवरेजेस. ऑब्वियसली अ लार्ज पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिंग पॉपुलेशन, और स्पेसिफिकली आई थिंक जो मिलेनियल्स हैं, दे आर रियलाइजिंग कि जो हम लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, हम कंपाउंड कर सकते हैं. आई थिंक इक्विटी मार्केट्स कैन बी वन ऑप्शन इन टर्म्स ऑफ चैनलाइजिंग दैट सेविंग्स, और इसलिए आई थिंक ये नंबर बढ़ता ही जाएगा. तो आई थिंक कैपिटल मार्केट प्लेस बिकम अ प्रॉक्सी. अच्छे खासे ये चल चुके हैं, इसलिए आपको अच्छा खासा करेक्शन भी दिख रहा है. बट आई थिंक एक बिग पिक्चर आर्ग्यूमेंट हमेशा रहेगी कि आई थिंक दीज कैपिटल मार्केट प्लेटफॉर्म्स, एसेट मैनेजर्स, पीएमएस कंपनीज, एआईएफ कंपनीज, यानी ये पूरी इकोसिस्टम ओवर अ लॉन्गर पीरियड शैल कंटिन्यू टू इट. पॉइंट टेकन. अभी खैर 1 मिनट रह गया मार्केट ओपन होने में, तो इसलिए मैं सीधा मार्केट्स के डाटा पे आ जाता हूँ. जो फ्रीज लेवल है निफ्टी के, वो 10 पॉइंट ऊपर है, 10 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी है. तो जितना निफ्टी ऊपर खुल रहा है उतना बैंक निफ्टी खुल रहा है, यानी कि दोनों सपाटी हैं. तो आज मार्केट्स फर्स्ट हाफ में तो पूरी तरह से एक रेंज में रहेगा.
और सेकंड हाफ में देखते हैं कि क्या होता है इम्पैक्ट। मेरे हिसाब से क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी तो निफ्टी पे थोड़ा शॉर्ट कवरिंग का प्रेशर आ सकता है अगर बाज़ार में लेवल्स अच्छे से मेंटेन हो जाए। लेवल्स कौन से मेंटेन करने हैं? 23,000 के लेवल्स को मेंटेन करना है और यहाँ से 49,500 भी आ जाए बैंक निफ्टी का, तब भी आज का बहुत विन विन माना जाएगा, ये पॉइंट्स बहुत सही हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें हैं जो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। इसके अलावा जो टॉप गेनर्स वगैरह है वो आपकी स्क्रीन पर अभी आ ही जाएंगे, खुद नोटिस भी कर लीजिएगा और देख भी लीजिएगा। इस समय जब निफ्टी के अगर टॉप गेनर्स की बात की जाए तो आज M&M बढ़िया खुलेगा, कोटक बढ़िया खुलेगा, कोटक बैंक, बजाज फिनसर्व, ONGC, कोल इंडिया, इन सब के पास आधे से पौने 1% तक की बढ़त है। 7 सेकंड बाद मार्केट खुल जाएगा। हिंडाल्को में आज प्रॉफिट बुकिंग होगी। टेक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक हल्के से प्रेशर में रहेंगे। ओपनिंग हो रही है मार्केट्स की, जैसे मैंने कहा बिल्कुल सपाट ओपनिंग होगी एग्जैक्टली। अब उस ओपनिंग के बाद थोड़ा सा रीगेन करता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी नाउ 100 पॉइंट ऊपर है और निफ्टी करीब 62 पॉइंट ऊपर आके इस समय कामकाज कर रहा है। 15 मिनट के चार्ट पर अगर आप डाल देंगे तो एक अच्छी सी ब्रेकआउट हो रही है निफ्टी के अंदर भी, बट हो जाए कंफर्म, है ना। इंडिया विक्स के अंदर अभी कोई खास नोटिस करने वाली कोई चीज़ है नहीं है सच, लेकिन अच्छी पॉइंट ये बताऊं कि 23,000 और साथ ही इसका 49,500 दोनों मार्केट से अच्छे से पकड़ लिया है। आई होप सो, मैं उम्मीद करता हूं कि शायद बाज़ार आज थोड़ा और ड्रैग करे। थोड़ी एक्सपायरी भी है, फिर वहाँ पे बैठक भी हो रही है यूएस में, कुछ उम्मीद तो है, लेकिन मैं फिर से अपने स्टांस के साथ खड़ा रहूँगा कि नो एग्रेशन नो डिप्रेशन, बट वेट एंड वॉच ज़रूर करूँ। HDFC बैंक के अंदर आज ओपनिंग उतनी ठीक नहीं हुई है, 2 रुपये की मामूली सी गिरावट है। रिलायंस 2 रुपये की मामूली सी बढ़त के साथ ऊपर आके कामकाज कर रहा है। पहले 5-6 बड़े शेयर्स दिखा देना, उसके बाद फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। ये HDFC बैंक आपने देख लिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज आपने देख लिया, दिखाइए इन्फोसिस और TCS, फिर दिखाना HUL और L&T। ठीक, तो इन्फोसिस आज 0.5% ऊपर है, TCS दिखा दो, TCS भी आज 7 रुपये ऊपर है। HUL और L&T जल्दी जल्दी दिखाओ। HUL के अंदर करीब 13 रुपये की गिरावट है और साथ ही L&T अगर आप चेक करोगे तो वहाँ पर भी दबाव है। तो मिक्स्ड सेट ऑफ दिख रहे होंगे आप। ये 6 जो मैं बड़े शेयर फायर करवाता हूँ, इससे आपको थोड़ी वेटेज की आइडिया लग जाता है कि वेटेज वाले शेयर्स किस तरफ बैठे हुए हैं, ये मंदी के कैंप पे है या फिर तेज़ी के कैंप में। फिलहाल तो मिक्स है, 2-4 शेयर ऊपर, 2-4 शेयर नीचे, इस तरह से मार्केट के अंदर हुई है इसकी ओपनिंग होने के बाद बाज़ार ने जो अपनी हाई आज टेस्ट किए हैं, मैं एक बार वो लेवल्स आपको इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि अब उनके बाद ही बाज़ार तेज़ होगा। वह है 23,115 का निफ्टी का। अब जब तक हम 23,115 को पार नहीं करते, मार्केट बहुत तेज़ नहीं होगा। एक और पॉइंट, आज का ओपन इज इक्वल टू लो है, यानी कि आज का जो ओपनिंग का लेवल है या फिर आज के लो ही लेवल ब्रेक होने पर ही बाज़ार वीक होगा। आई रिपीट माई सेल्फ, आज के ओपनिंग और आज के लोज के लेवल वो एक ही हैं। तो अगर ये दोनों ब्रेक होते हैं, यानी कि एक बीच में से ब्रेक होता है, तो फिर बाज़ार वीक होगा, अदरवाइज़ नहीं तो बाज़ार हो सकता है अपने आप को रोकने की थोड़ा कोशिश करें। सिर्फ 22 पॉइंट की बढ़त अभी रह गई है। एक समय ऐसा था थोड़ी देर पहले तक करीब 80 पॉइंट तक निफ्टी ऊपर आ गया था, बट अभी सिर्फ 22 पॉइंट ही है। आगे बढ़ते हैं। निफ्टी बैंक में भी आज का ओपनिंग और आज का लो मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ, वो सेम है ऑलमोस्ट, वो है 49,460 का एवरेज। हाँ, तो 460 ब्रेक होने पर ही अब मार्केट वापस ब्रेक डाउन करेगा, अदरवाइज तो ब्रेक डाउन नहीं करेगा। तो आज के लोस प्रोटेक्टेड होना बहुत ज़रूरी है, वो आज की ओपनिंग भी है। तो किसी भी तरह से आज भगवान से बस यही प्रार्थना करते रहिए कि आज ये निफ्टी और बैंक निफ्टी लाल निशान में ना आपको दिखें। अगर ये लाल निशान में नहीं दिखते तो देर सवेरे ऊपर आ सकते हैं। आज आपको टेस्टिंग क्या करनी चाहिए? क्या ऑप्शंस में कोई ट्रेड देखना चाहिए? बिल्कुल देखना चाहिए। मैं बोलूँगा कि 15.5 का विक्स चल रहा है, 2% ऊपर है। ऑप्शंस के ट्रेड के अंदर एक्टिव रहो, अच्छे पैसे बन सकते हैं, बट किस तरफ चलेगा मार्केट वो थोड़ा देख के बैठना। और अगर 1 घंटे में पैसे आ जाएं तो दूसरे चौथे घंटे की वेट मत करना। ठीक, ये पॉइंट और हो गया। अब मैं जरा गेनर लूजर जल्दी से बताता जाता हूँ आपको मैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ जाएंगे हीट मैप पे। सिप्ला, कोटक महिंद्रा बैंक, डॉक्टर रेड्डीज और BEL, साथ ही सन फार्मा, ये कुछ एक शेयर है जहाँ पे बढ़त 1% से ज़्यादा की है। आई रिपीट, सिप्ला, कोटक महिंद्रा बैंक, डॉक्टर रेड्डीज, BEL एंड सन फार्मा, इन सब में बढ़त आप 1% से ज़्यादा की देख पा रहे होंगे। आज थोड़ा टाइटन में प्रेशर है, थोड़ा टेक महिंद्रा में, HUL में भी हल्का हल्का दबाव अभी भी बना हुआ है। कोटक महिंद्रा बैंक ने आज हर निशान में आने के बाद फिर से साल का नया हाई टेस्ट किया है
और ये शेयर तो मैंने कई बार आपको नोटिस करवाया ही है। जिस दिन सभी गेस्ट ने उस दिन कॉल दिया तो उस दिन तो शेयर नहीं चला, कोई मार्केट प्रेशर आ गया था, बट ये फिर से थोड़ा ठीक हो रहा है। निफ्टी में 33 पॉइंट की बढ़त है और बैंक निफ्टी करीब 150 पॉइंट ऊपर आके कामकाज करता हुआ। अब आ जाते हैं जरा एडवांस डिक्लाइन की, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे 1400 वर्सेस 550-600 शेयर्स हैं, तो रेशो ठीक है। स्मॉल कैप और मिड कैप का इंडेक्स भी बैक टू बैक फायर करके दिखा दो ताकि आपको थोड़ा उससे और आइडिया लग जाएगा। मिड कैप में तो करीब आधे % के आसपास की बढ़त है और स्मॉल कैप भी करीब आधा % ऊपर है, तो पार्टिसिपेशन तो हो रही है। और जो कल मार्केट ने करके दिखाया कि अपने बॉटम्स को प्रोटेक्ट करके दिखाया, बाजार को थोड़ा अच्छा लगा, बट वही प्रॉब्लम है, फोर्स की कमी है। फोर्स ले आओ, मार्केट सब कुछ ठीक कर देगा, बस वो थोड़ी सी कमी है, अदरवाइज वैसी कोई दिक्कत नहीं है। कुछ और शेयर्स मैं आपको नोटिस कराता हूँ। मुथूट फाइनेंस ये 4.5% ऊपर है। जुबलेंट फूडवर्क 3% ऊपर है, कल बढ़िया लॉन्ग बने थे इसमें। ल्यूपिन और बायोकॉन भी आज 2% ऊपर आके कामकाज कर रहे हैं। जो शेयर और कमज़ोर हैं इस कैटेगरी में, यानी कि 200 वाली कैटेगरी में, उसमें कमज़ोर है भारत फोर्ज और ओबरॉय रियलिटी। ये शेयर आज थोड़ा पिट रहे हैं वापस से। कुछ मैं मिड कैप की कैटेगरी में पहुंच जाता हूं, वहां पे देखता हूं तो मेरे को होनासा के नाम से जुड़ी हुई कंपनी है, करीब 5.5 से 6% वो शेयर ऊपर आके कामकाज कर रहा है। और यहीं पे ही विजय डायग्नोस्टिक 8% नीचे, नेटको फार्मा 16% नीचे और GPIL गुजरात पीपावाव ये करीब 5% नीचे हैं। तो ये कुछ एक शेयर्स मैंने आपको और दिखा दिए जहाँ पे मेजर कट्स लगे हुए हैं और मेजर गेंस हैं निफ्टी 500 के अंदर। हीट मैप जरा स्क्रीन पे दिखाइएगा ताकि उसको भी नोटिस कर लें। इंडिया विक्स सब यहाँ से नहीं बढ़ना चाहिए, थोड़ा HDFC के अंदर बढ़त आ जाए तो बैंक निफ्टी लीडरशिप वापस से ले सकता है, नहीं तो रिलायंस और तेज चला जाए तो निफ्टी को पुश कर सकता है। देखते हैं क्या होता है, अभी देखते हैं। ये हीट मैप आपके स्क्रीन पर चल रहे हैं, इसमें आप देखेंगे फार्मा और कुछ हद तक का बैंक्स का कॉम्बिनेशन आपको थोड़ा यहाँ पे दिख सकता है। निफ्टी का बैंक वाला, मिड कैप, स्मॉल कैप, सभी हीट मैप फटाफट से फायर करते जाओ, देखते जाओ। और मेरे दोनों सहयोगी आपके साथ कनेक्ट करके अब शेयर्स के बारे में पूछ रहे हैं। सदी हुई शुरुआत बाजार की कहेंगे ऑन अ पॉजिटिव नोट। इस वक्त पार्टिसिपेशन स्टॉक स्पेसिफिक, इंडेक्स स्पेसिफिक मार्केट में देखने को मिल रहा है। सेक्टर्स की अगर बात करें, अच्छा खासा एक्शन, कल की तस्वीर से बेहतर आज की तस्वीर इस वक्त आपको नजर आएगी। और काफी हद तक हम देख रहे हैं फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक, डिफेंसिव्स के तौर पर बाजार को संभालने का काम कर रहे हैं। सबसे आगे फार्मा सेक्टर ही खड़ा है, सेक्टर ऑफ द डे। रियल एस्टेट, IT और FMCG में कमजोरी के साइंस है। लगातार चौथा ट्रेडिंग सेशन है, जबकि रियल एस्टेट सेक्टर में कमजोरी हावी होती हुई दिख रही है। मेटल स्टॉक्स, PSU बैंक, मिड सेलेक्ट प्लेयर्स और एनर्जी, साथ ही ऑटोमोबाइल प्लेस पे भी कह सकते हैं कि मजबूती के साइंस नजर आ रहे हैं। आइए ओपनिंग ट्रेड्स जानते हो, हमारे एक्सपर्ट से समझते हैं कि बाजार की इस शुरुआत को वो कैसे देख रहे हैं। किरण, आपसे शुरुआत करेंगे, बताइए कौन से ओपनिंग ट्रेड्स, किस तरह के स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस होंगे आपके? सो ओवरऑल ओपनिंग जिस तरह से हुई है डेफिनेटली एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही ओपनिंग हुई है। तो जिस तरह से हम चार्ट पैटर्न देख रहे हैं अभी, जो फाइनेंस या तो NBFC प्रोवाइडेड स्टॉक्स है वहां पे एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। तो बजाज फिनसर्व के साथ हम जाना पसंद करेंगे। गैप अप ओपनिंग हुई है और कहीं ना कहीं अपने जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है 1770 1780 उसके ऊपर ओपन हुआ है। इनफैक्ट 1800 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो करंट मार्केट प्राइस या कोई भी डिप आता है नीचे में 1790 तक तो लॉन्ग करना चाहिए। 1780 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है। अगर 1780 नीचे के लेवल नहीं टूटते हैं तो देयर आर वेरी गुड चांसेस के ऊपर में 1900 तक की रैली आ सकती है। तो इंट्राडे एज वेल एज एक दो दिन के पोजिशनल नजरिए से बजाज फिनसर्व लॉन्ग करके जाना चाहिए। ट्विंस पर नजर है और बजाज फिनसर्व ओपनिंग ट्रेड के तौर पर इस वक्त किरण जी की तरफ से आता हुआ। फार्मा स्पेस पर मयूरेश, आपसे आपका टेक जानना चाहूंगी। बाजार पर तो आप अपना नजरिया दीजिए ही, शुरुआत कैसी आप देख रहे हैं, लेकिन इस वक्त अगर आप देखें डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी, सन फार्मा, ल्यूपिन, इप्का लेबोरेटरीज, ये सारे के सारे स्टॉक्स ने शुरुआती एक्शन दिखाया है। इस वक्त सबसे ज्यादा एक्शन भी फार्मा स्पेस में ही नजर आ रहा है और बड़ी दिग्गज प्लेयर्स जो है अच्छा खासा एक्शन दिखा रही है। एंड वन मोर थिंग, ब्रोकरेजेस के रेडार पर ल्यूपिन है। गोल्डमैन सैक्स, जेफरीज की रिपोर्ट्स आई हैं न्यूट्रल या तो होल्ड पोजीशन मेंटेन करने की राय। 2225 तक के टारगेट्स भी इसमें एंटिसिपेट किए जा रहे हैं। आपका फंडामेंटल टेक क्या होगा? सराहनीय रहा है लुपिन का द लास्ट फ्यू क्वार्टर्स। तो 5 या 6 क्वार्टर पहले आई थिंक एक बॉटम आउट हो गई थी अर्निंग्स,
and they've just continued improving their earnings every passing quarter. और इसलिए मुझे लगता है, आई थिंक जो लीडरशिप स्टॉक्स है जो हम देखते हैं मार्केट्स विद इंडिया में, मैं क्यों ये बार बार कहता हूँ, क्योंकि आई थिंक ये वेट थ्रू कर सकते हैं वॉलेटाइल टाइम्स, टफ टाइम्स, ऑन व्हाट कैन गेट एक्सपेक्टेड, एंड दे कैन प्रॉब्ली ट्वीक देयर एंटायर प्रोसेस टू इंश्योर कि जो ओवरऑल बैलेंस शीट ग्रोथ है वो बरकरार रहे अक्रॉस वॉलेटाइल टाइम्स एज वेल. हैविंग सेड दैट, आई थिंक काफी कंपनीज की जो एक स्पेशलिटी पाइपलाइन है मानसी, आई थिंक दैट शुड प्रोबेबली बी एन ह्यूज एनेबलर फॉर दीज कंपनीज गोइंग फॉरवर्ड. क्योंकि जैसे अप्रूवल्स आएंगे और जो ये स्टेजेस पे है, स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ द स्पेशलिटी पाइपलाइन दैट देव क्रिएटेड, काफी कुछ स्टेज 3 पे है, काफी कुछ अप्रूवल स्टेज पे है, काफी स्टेज 2 पे है. तो जैसे एक एक प्रोडक्ट आते जाएगा बाजार में, एक तो रेवेन्यू एक्सक्लूसिविटी अलॉन्ग विद बेटर मार्जिन्स, ये परिस्थिति ये कंपनीज के लिए आई थिंक एक अच्छी अर्निंग्स एनेबलर बन जाती है. एट द सेम टाइम हमें ये नहीं भूलना चाहिए, रेवलिमिड जो एक सबसे बड़ा ब्लॉकबस्टर था, दैट विल गो ऑफ पेटेंट एज वी हेड इनटू मार्च 26. तो कहीं ना कहीं आई थिंक एक जो कंपनीज ये पाइपलाइन बना रही है और जिनके अप्रूवल्स आ जाएंगे ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स एंड ईयर्स, ये कंपनीज अपनी अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी आई थिंक स्टेबल रह सकती है. तो उसमें डॉक्टर रेड्डीज के बायोसिमिलर्स का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हो गया, सन फार्मा के 3 थेराप्यूटिक जो स्टेज 3 पे है, जो अप्रूवल्स के लिए निकल सकते हैं, वो फोकस में रह सकता है, या इवन लूपिड हो सकते हैं. तो मुझे लगता है आई थिंक ये स्टॉक्स आपके रडार में रहने चाहिए. अगर आपके पास है तो बिल्कुल बने रहे, तो मुझे लगता है आई थिंक ये स्टॉक्स एक डिफरेंशिएटर फैक्टर बन सकते हैं बेस्ड ऑन देयर कोर फंडामेंटल्स. नहीं, बात ठीक भी है कि फार्मास्यूटिकल्स के अंदर आप रहिएगा, लेकिन इस बीच मार्केट को एक ज़ोरदार झटका लगा है. साफ समझ में आ रहा है, स्क्रीन पे देखने पे कोई नौसिखिया भी बता देगा कि मार्केट के अंदर इस बार कोई बास्केट का ट्रेड मारा है. किसी ने बहुत ज़ोर से, करीब 40 पॉइंट ऊपर था निफ्टी, देखते देखते 40 पॉइंट नीचे आया और इसको ज़्यादा आने में समय नहीं लगा. ये सिर्फ 3 मिनट का खेल हुआ. 3 मिनट भी शायद मैंने ज़्यादा बोल दिए, 2 मिनट के अंदर हुआ ऐसा. ये एक टिका है सीधा 20 पॉइंट नीचे, दूसरा टिका से 50 पॉइंट नीचे लेके गया. साफ समझ में आ रहा है किसी ने बास्केट सेलिंग की है, साफ समझ में आ रहा है देख के. तो थोड़ा सा सतर्क रहना. इंस्टीट्यूशंस की प्लेसमेंट साफ समझ में आ रही है और आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा. 3.3 का विक्स चल रहा है, अभी 15.5 का है. इस तरह की वॉलिडिटी आपको झेलनी पड़ेगी. 50 पॉइंट ऊपर एकदम से, 50 पॉइंट नीचे एकदम से, ये ऐसा स्विंग्स होगा. इस सब का नुकसान पता है किस चीज़ का हो रहा है? वो होता है ऑप्शंस वालों का. ऑप्शंस वाला कुछ सोच के बैठता है, एकदम से एक झटका लगता है, उसके ऑप्शंस के सारे स्टॉप लॉस कट जाते हैं, वापस ऊपर आ जाता है. सोच के देखो. तो अगर आप ऑप्शंस का कोई ट्रेड ले रहे हैं तो स्टॉप लॉसेस थोड़े दूर दूर के रखना और वॉल्यूम कम कर दो. मैं एग्जांपल बताता हूँ. मान लो मेरे को 23,000 की कॉल में काम करना है जो आज एक्सपायर हो रही है, उसकी कीमत चल रही है अभी 90 रुपये के आसपास. कम से कम 20% का स्विंग की जगह छोड़ना, कम से कम 20% के स्विंग की जगह छोड़ोगे आप, ठीक है? नहीं तो ये स्विंग ना आपको बहुत डिस्टर्ब करेगा. और देखते देखते बैंक निफ्टी भी हर लाल निशान में आ चुका था, लेकिन अभी ये थोड़ा सेटल हो गया है, या फिर थोड़ा मैं बोलूँगा कि थोड़ा रुक रहा है अपने आप में. थोड़ा बी अवेयर, ध्यान से काम करना. ऑप्शंस के अंदर बहुत ज़ोर से स्विंग्स हो रहे हैं और ये सब शैलो स्विंग्स हैं, इनके कोई ठोस नहीं है. अगर ठोस होता ना ड्रैग कर जाते ये. अगर ये शैलो है तो इसलिए क्या हो रहा है कि 70 पॉइंट देख भी नहीं रहे, ऊपर से नीचे हो रहा है और बैक टू बैक हो रहा है, बहुत स्पीड से हो रहा है. ठीक, तो बस यही पॉइंट मेरे को एक नोटिस करना था. बैक टू मानसी अगेन. जी मानसी जी. हवा होती हुई इस वक्त निफ्टी में करीब 100 अंकों की कमजोरी आप देख पाएंगे. 260 270 पॉइंट्स के डाउन ट्रेंड सेंसेक्स में नजर आ रहे हैं और बैंक निफ्टी पर भी एक नजर होनी चाहिए. स्टॉक स्पेसिफिक जहां पर मूव्स देखने को मिल रहे थे वो मूव्स भी फ्रिजल आउट होते हुए दिख रहे हैं. बहरहाल जुबिलेंट फूड पर एक ब्रोकरेज रिपोर्ट, इनफैक्ट 3 ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई हैं. किरण, आपसे राय जानना चाहेंगे. अच्छी मजबूती आज के सत्र में शुरुआत में तो देखने को मिली. कंपनी के नतीजे आए थे और नतीजों के ठीक बाद हमने सेंटिमेंट्स देखे थे गिरावट भरे, क्योंकि नतीजों में मुनाफे के फ्रंट पर कमजोरी हाथ लगी थी. हालांकि रेवेन्यूज 19% बढ़े थे. अब ताजा ब्रोकरेज रिपोर्ट्स की माने तो मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट रेटिंग बता रहा है. जेफरीज भी कह रहा है कि खरीदारी की राय को बरकरार रखना चाहिए और ओवरवेट की रेटिंग यहां पर क्लियरली मॉर्गन स्टैनली की तरफ से 781 तक के टारगेट्स ये सुझा रहे हैं और जेफरीज का तो मानना है कि 1000 तक भी ये काउंटर जा सकता है. टेक्निकली अभी भी करीब 3, 3.5, 4.25% की तेजी पर खड़ा है जुबिलेंट फूड. आपकी राय क्या होगी? फूड की अगर हम बात करें तो जिस तरह से डेली प्राइस चार्ट में देखने को मिल रहा है, रिसेंटली
एक कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट हमने देखा था, उसके बाद स्टॉक 670 से ही ऊपर में 800 तक की एक रैली आई, वापस 670 जो उसका प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल था उसके आसपास ट्रेड कर रहा है। साथ ही साथ 200 दिन की मूविंग एवरेज भी है, मोमेंटम इंडिकेटर में भी बुलिश जोन बुलिश रिवर्सल देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली लॉन्ग करना चाहिए जुबिलेंट फूड करंट मार्केट प्राइस से। जिस तरह से चार्ट पैटर्न बना हुआ है, नीचे में 650 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है, अगर 650 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तो ऊपर में 740 760 तक के लेवल आपको जुबिलेंट फूड में देखने को मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली जुबिलेंट फूड लॉन्ग करके जाना चाहिए। फूड को लॉन्ग करने की सलाह है। आज 4% की तेजी शेयर में हमें दिख रही है। बाजार में देखें, अगर निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो आज 7वें सत्र में आपको कमजोरी दिखेगी, लेकिन निफ्टी बैंक कल के गेंस को, छोटे से गेंस हालांकि थे, लोअर लेवल से रिकवरी अच्छी थी, उसको बनाकर रखने की कोशिश फिलहाल कर रहा है। और आज हम देख रहे हैं कि फार्मा शेयरों में बाइंग है, डिफेंसिव्स की तरफ टिल्ट है बाजार का। सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, सन फार्मा, लुपिन, अरविंदो, डिवीज लैब्स, ये तमाम शेयर आपको कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। निफ्टी फार्मा आपकी स्क्रीन पर है। निफ्टी फार्मा 3 दिन चढ़ा, फिर 3 दिन गिरा, आज फिर से चढ़ान की शुरुआत है निफ्टी फार्मा में, और ये बाकी सारे के सारे शेयर सपोर्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। एक और एक्सपर्ट को जोड़ते हैं और उनसे समझते हैं कि बाजार में उन्होंने क्या आइडेंटिफाई किया है शुरुआती ट्रेड के लिए। हमारे साथ जुड़ गए हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया। राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। पहले अपने शेयर बता दीजिए सर, कहां पर आपकी नजर गई है बाजार में, उसके बाद हम और शेयरों पर आपसे राय लेंगे। गुड मॉर्निंग अभिषेक जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो 2 स्टॉक आइडिया जो बाइंग साइड में यहाँ पे आइडेंटिफाई किया, पहला तो है एसबीआई कार्ड। ये स्टॉक का स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग बना हुआ है, वीकली चार्ट पे भी देखें तो एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन सॉर्ट ऑफ यहाँ पे नियर टर्म चार्ट पे बनते हुए दिखा है। और आज जिस तरीके की बाइंग एक्शन बनी है, हमें लगता है ये अगर 825 830 के ऊपर सस्टेन रहता है तो इसके नेक्स्ट टारगेट 865 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकते हैं। तो ये स्टॉक को फोकस में रखा हुआ है। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है फार्मा स्पेस से, उसमें लुपिन पे हमारा व्यू बुलिश है। स्टॉक ने करेक्शन में 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास से सपोर्ट लेके एक पुल बैक बनाया है, एंड हमें लगता है ये पुल बैक में 2140 2150 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। तो लुपिन को बाय किया जा सकता है 2080 के स्टॉप लॉस से। और तीसरा स्टॉक कैश सेगमेंट में जो पसंद आ रहा है वो है जीनियस पावर, जीनियस पावर। तो ये स्टॉक में एक अच्छी रिकवरी बनी है लोअर साइड से, तो हमें लगता है यहाँ पे 280 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर ये होल्ड आउट करता है तो ये रिकवरी में 305 310 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। और एसबीआई कार्ड और जीनियस पावर, ये 3 शेयर होंगे जो राजेश जी के रडार पर हैं। राजेश जी, लुपिन के साथ साथ जरा बायोकॉन पर व्यू दीजिए, क्योंकि बायोकॉन हमने देखा है कि मतलब एक रेंज में है, 350 से लेकर 360 के रेंज में सपोर्ट लेता है, फिर वहां से चलता है 400 रुपए के आसपास थकता है। आज फिर से हम देख रहे हैं कि 3-3.5% की तेजी पर शुरुआत की है बायोकॉन ने। बायोकॉन में क्या ट्रेड लिया जा सकता है? देखें तो ओवरऑल अगर हम कंपेयर करें पूरे दूसरे मार्केट से, दूसरे फार्मा स्टॉक से, तो काफी स्टेबल स्ट्रक्चर है बायोकॉन का। जरूर थोड़ी करेक्शन यहाँ पे बनी है, लेकिन ओवरऑल वीकली चार्ट पे स्टॉक एक अप स्लोपिंग चैनल में ही ट्रेवल कर रहा है, जो कि दिखाता है कि स्ट्रक्चर यहाँ पे स्ट्रेंथ यहाँ पे होल्ड आउट करते हुए दिखी है। बिल्कुल आपने राइटली डिफाइन किया, 350 345 इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है करेक्शन का। तो जिन्हें इस तरीके के मार्केट में कुछ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, तो आपको जब भी वॉलेटिलिटी में ये स्टॉक उसके आसपास 350 345 के जोन में मिलता है, तो वहाँ छोटे स्टॉप लॉस 340 से आप अपना लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट करें। और ये पुल बैक में जो इसके टारगेट बन सकते हैं वो 375 380 की तरफ है। मेजर ब्रेकआउट इसके जो बनेंगे वो 380 के ऊपर बनेंगे। अगर ये 380 क्रॉस करता है तो फिर इसमें 400 तक की चाल भी बनते हुए दिख सकती है। बट अभी टाइम बिंग हमें लगता है रेंज में ट्रेड कर रहा है। जब भी डिप मिले तो आप इसको बाय कर सकते हैं 345 के स्टॉप लॉस से। तो जब भी वॉलेटिलिटी में आपको अपॉर्चुनिटी दे, स्टॉक बाय करें। स्टेबल स्ट्रक्चर है, हमें लगता है मार्केट स्टार्ट होंगे जब रिकवर मोड में, तो ये स्टॉक में 400 प्लस के टारगेट पोजिशनली आते हुए दिख सकते हैं। बायोकॉन में आ सकते हैं, इस लेवल के ऊपर गया भी था बायोकॉन, वहां से प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हुआ। आप देख सकते हैं कि जो 3 महीने का जो रिटर्न है वो है करीब 11% के आसपास का, इस प्रॉफिट टेकिंग के बावजूद भी। लेकिन आज हम फाइनेंशियल स्टॉक्स में ठीक ठाक मोमेंटम बिल्ड होते हुए देख रहे हैं। मुथूट फाइनेंस के नंबर अच्छे आए थे, मुथूट फाइनेंस में करीब 6% के आसपास की तेजी है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे बजाज फिनसर्व, ये शेयर करीब 2% ऊपर आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। पावर फाइनेंसर्स की बात करें तो आरईसी पीएफसी में भी आज हम मोमेंटम देख रहे हैं, 3% के आसपास की तेजी है। हालांकि ये दोनों के दोनों शेयर अपने हाई से 25-30% गंवाकर फिलहाल कारोबार कर रहे हैं,
लेकिन सपोर्ट्स ले रहे हैं लोअर लेवल पर। 400 रुपए के आसपास देख के हम आरईसी को थमते हुए देख रहे हैं। किरण जी, आप जरा व्यू दीजिए एक आरईसी पीएफसी में, कहीं आपको ट्रेड के मौके दिख रहे हैं इसमें? अच्छा, किरण हमारे साथ नहीं है, ठीक है। अजीत मिश्रा हमारे साथ स्क्रीन पर दिख रहे हैं रेलिगेयर सिक्योरिटी से। अजीत, आप बताइए पीएफसी आरईसी कैसा लग रहा है आपको स्ट्रक्चर? गुड मॉर्निंग अभिषेक। देखिए यहाँ पे जैसे कि आपने बताया कि काफी ज्यादा करेक्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। एक्सट्रीम ओवरसोल्ड पोजीशन, मेजॉरिटी ऑफ द काउंटर्स फ्रॉम द एनर्जी बास्केट या फिर डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे जो भी हो, उन सभी में इस तरीके के स्ट्रक्चर्स हैं। तो कल के एक शार्प डिक्लाइन के बाद एक रिकवरी का टोन, बेसिकली एक रिकवरी इसको हम मानेंगे। तो रिकवरी अगर आप प्ले करना चाहते हैं तो 410 के स्टॉप लॉस के साथ आप उसको रीबाउंड को प्ले कर सकते हैं करीब 432 के लिए इन आरईसी। वहीं पे अगर पीएफसी की बात करें तो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल स्ट्रक्चर ही आपको देखने को मिलेगा कि अपने वीकली एवरेजेस को रीटेस्ट करने के बाद एक रीबाउंड। बट मुझे लगता है दोनों ही स्टॉक में एक साथ लॉन्ग जाना थोड़ा सा ज्यादा रिस्की प्रोपोजिशन हो जाएगा। दोनों में से कंपैरेटिवली आरईसी का बेटर स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर कंपैरेटिवली बेहतर लग रहा है। अगर आपको ट्रेड लेना है तो आप इस शेयर में ले सकते हैं। आज फार्मा का मूड तो अच्छा है, लेकिन अगर हम फार्मा बास्केट में अगर थोड़ा सा उसको जोड़ के देखें डायग्नोस्टिक वाली कंपनीज में, तो विजया डायग्नोस्टिक आज बड़े एक्सीडेंट का शिकार हुआ है और हम देख रहे हैं कि 1100 सवा 1100 रुपए के भाव से लगातार इसमें प्रेशर बिल्ड होते हुए हम देख रहे हैं। हालांकि जो नंबर्स इसके आए थे वो 36% प्रॉफिट बढ़ा है ईयर और मार्जिन भी इंप्रूव की है इसकी विजया डायग्नोस्टिक की। विजय डायग्नोस्टिक, एक बार मयूरेश जी आप जरा व्यू दीजिए और ये स्पेस के बारे में भी अपना एक ओवरऑल व्यू दीजिए। डायग्नोस्टिक्स एज अ स्पेस अभिषेक जी शुड कंटिन्यू डूइंग वेल, क्योंकि अगर आप देखते हैं जो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स हैं जिनका एक नेशन वाइड प्रेजेंस है वो काफी कम है। लार्ज पार्ट ऑफ द मार्केट पूल हॉस्पिटल प्लेयर्स के पास है या अनस्ट्रक्चर्ड है, यानी काफी रीजनल सेंट्रिक प्लेयर्स हैं इसमें। तो ये काफी जो प्लेयर्स है विद इन द डायग्नोस्टिक स्पेस ये अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं अक्रॉस द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। कोई जो नॉर्दर्न पार्ट में है जैसे डॉक्टर लाल पैथलैब, वो शायद वेस्ट और साउथ में बढ़ा रहे हैं। जो साउथ में है वो नॉर्थ में प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं, कृष्णा डायग्नोस्टिक्स। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो स्पेशलिटी टेस्ट है इसके जो रेवेन्यूज है वो स्टेबल देखे जा रहे हैं। दूसरी चीज अगर आप देखें जो नंबर ऑफ पेशेंट्स है दे आर शोइंग अ स्टेडी स्टेट फ्लो एज वेल। तो जैसे थेराप्यूटिक हम जो कहते हैं जो लाइफस्टाइल डिसीजेस अर्बन सेमी अर्बन एरियाज में बढ़ती जाएंगी, तो उसकी वजह से आई थिंक जो एक थेराप्यूटिक डायग्नोस्टिक प्री स्क्रीनर्स लगेंगे। आई थिंक एक बिग पिक्चर आर्गुमेंट ऑब्वियसली सपोर्ट्स देम, बट काफी कोई प्लेयर्स फॉर एग्जांपल कृष्णा डायग्नोस्टिक्स काफी नए सेंटर्स खोल रहा है। इसलिए जैसे नए सेंटर्स खोल रहा है जो कंट्रीब्यूशन होते हैं नए सेंटर्स से वो ओवरऑल ड्रैग करते हैं, बट जैसे ये मैच्योरिटी अचीव करते हैं ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स आई थिंक एक स्टेबल आरओसी परफॉर्मेंस, मार्जिन परफॉर्मेंस शायद देखा जा सकता है। मुझे लगता है स्पेस बहुत इंटरेस्टिंग है। डॉक्टर लाल जैसी कंपनी फॉर एग्जाम्पल कैश रिच है, बहुत कैश पे बैठी हुई है, ऑर्गेनिकली एंड इनऑर्गेनिकली दे कैन ग्रो देयर बिजनेस क्वाइट सिग्निफिकेंटली। जो मेट्रोपोलिस है उसके आई थिंक जो एक नंबर्स हमने देखे थे, पेशेंट फ्लोज ठीक ठाक थे, बट जो रेवेन्यूज थे पर पेशेंट उसमें थोड़ी स्टेबिलिटी दिखी थी। हालांकि आई थिंक इजाफा थोड़ा ज्यादा होना चाहिए था बिकॉज ऑफ काइंड ऑफ बिजनेस एंड स्पेशलिटी टेस्ट दैट दे रन। कृष्णा के लिए जैसे मैं कह रहा था, आई थिंक इट्स एन इवॉल्विंग बिजनेस जहाँ पे नए सेंटर्स खोल रहे हैं। जैसे नए सेंटर्स में कंट्रीब्यूशन मैच्योरिटी की तरफ बढ़ेगा, ओवरऑल नंबर्स में सुधार देखा जाएगा। तो बिग पिक्चर आर्गुमेंट स्टेज, बट शायद जो नंबर्स आ रहे हैं फिलहाल वो थोड़े मार्केट के एक्सपेक्टेशन से थोड़े कम। डायग्नोस्टिक को लेकर रिव्यू एक और शेयर लेकर आइए, वो है इंटरग्लोब एविएशन का। आज शुरुआत अच्छी की है शेयर ने, करीब 1.25% ऊपर आपको ये शेयर दिखेगा। राजेश जी, इंटरग्लोब एविएशन को लेकर एक खबर भी आई है और मैंने शायद पहली बार देखी है कि वैलेंटाइन डे के मौके पर कोई कंपनी सेल लॉन्च कर रही है। इंटरग्लोब एविएशन 50% ऑफ पर टिकटें ऑफर कर रही है स्पेशल डे के लिए। और हमने देखा है इंटरग्लोब को कि 4,000 रुपए के आसपास सपोर्ट लेकर चलने की कोशिश कर रहा है शेयर। ये अब 4400 रुपए के आसपास के भाव हो गए हैं। क्रूड भी सपोर्टिव है, $75 के आसपास के प्राइसेस हैं कच्चे तेल के, तो एक वहां पर कंफर्ट निश्चित तौर पर है। आप जरा बताइए इंटरग्लोब एविएशन इसका चार्ट कैसा लग रहा है, कि क्या संकेत दे रहा है ये? तो बिल्कुल अभिषेक जी, देखिए अगर स्टॉक को हम ओवरऑल एनालाइज करें तो इस तरीके के मार्केट में स्टॉक का स्ट्रक्चर तो काफी स्टेबल है। जरूर जो हाई बने थे वहां से थोड़ा करेक्ट जरूर हुआ है स्टॉक,
लेकिन अभी भी अगर इसको लॉन्ग टर्म चार्ट पे, मंथली वीकली चार्ट पे, मंथली चार्ट और ईयरली चार्ट पे देखें तो स्टॉक अभी भी एक साइडवेज कंसोलिडेशन दिखा रहा है। स्टॉक कंफर्टेबली 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। हमें लगता है ये स्टॉक अगर 4300 के ऊपर अगले कुछ दिन बना रहता है तो ये अप मूव में हो सकता है। ये स्टॉक के नेक्स्ट टारगेट हायर साइड पे 4490 4500 की तरफ बनते हुए दिख सकते हैं। तो जिनके पास लॉन्ग साइड का ट्रेड है आई थिंक बने रहना चाहिए 4320 के स्टॉप लॉस से। अपसाइड में 4450 4480 के अराउंड अगर आता है तो वहां एक बार प्रॉफिट बुक करें। तो वो इमीडिएट टारगेट हमें लगता है शॉर्ट टर्म में आते हुए दिख सकते पहले मैंने ही आपको बताया था कि देखिए 40 पॉइंट का एक झटका लगा जोरदार तरीके से। अभी एक बात बोले हुए सिर्फ 5 मिनट भी नहीं हुए हैं, 5 से 7 मिनट हुए होंगे। अब 50 पॉइंट ऊपर है वापस से निफ्टी। तो यही बात मैं आपको थोड़ी देर पहले भी नोटिस करा रहा था कि जो स्विंग है ना वो बहुत वाइल्ड है और शैलो स्विंग्स हैं। आपको पता ही नहीं चलेगा कब कब एकदम से नीचे आ गया, अरे एकदम से ऊपर आ गया। कल भी एग्जैक्टली यही हुआ। कल 12 बजे में से पहले करीब 10 मिनट पहले यानी कि 11:50 के आसपास का समय होगा, एकदम से शूट हुआ। 500 पॉइंट बैंक निफ्टी रिकवर कर गया था सिर्फ 5 मिनट के अंदर। ऐसी कौन सी खबर आ जाती है ना जाने मार्केट के अंदर जो एकदम से ऊपर हो जाता है और एकदम से बाजार टूट भी जाता है। ये कुछ भी नहीं है बॉस, ये मार्केट शैलो है, खोखला है, बिना एफआईज के, इसलिए ऐसा हो रहा है। बेस नहीं मजबूत इसके अंदर, ये खाली आधा गिलास खाली जैसा है, पानी छलक रहा है। पानी भर दो ऊपर तक, कोई छलकेगा नहीं, कुछ नहीं होगा। ऊपर से ढक्कन लगाओ, पानी भर दो, यानी FSDS का भर के अंदर छोड़ दो, ऊपर से ढक्कन लगाओ, नहीं निकलेगा मार्केट कहीं भी। लेकिन क्या है ना, अभी आधा तो खाली पड़ा बेचारा, छलकता है, थोड़ा भी इधर उधर हो रहा है। सावधानी इसका एक और मात्र तरीका है बस, और कोई तरीका नहीं है। कम वॉल्यूम रखो, अच्छे से मैनेज करो, पोजीशंस को लाइट रखो। ऑप्शंस ट्रेड कर रहे हो, कम से कम 20 से 30% के स्विंग के साथ उतरना। 30% तो जगह छोड़ दो वैसे ही कि भैया इतना तो तेरे को खेलने का प्लेग्राउंड दे रहे हैं, ऊपर नीचे कर ले जो तेरे को करना है। 30% बाद में सोचूंगा कि मेरे पैसे कटेंगे। अगर आप कमाने 30% आए तो स्विंग की जगह कितनी दोगे आप? थोड़ा इस पर इसका ध्यान रखना आप। हम और ये चीज़ मार्केट के अंदर अभी आगे भी होगा, ये नहीं कि यहीं पे आके ख़त्म हो रहा है, आगे भी होगा। मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट और नोटिस कराता हूँ। निफ्टी के फ्यूचर्स जिस जगह पर आके खड़े हैं, ये टिपिकली एक ब्रेकआउट एरिया है, बट है 15 मिनट के चार्ट के अंदर, ठीक है, यानी कि जिनको शॉर्ट स्विंग्स खेलना है, इसलिए बार बार यहीं आके टकरा के एक बार रुक रहा है। थोड़ा बहुत बड़े शेयरों के अंदर और दम आना चाहिए, जैसे रिलायंस अभी भी 2 रुपये ऊपर ही है, बट HDFC कोशिश ही नहीं कर रहा हर निशान में आने की। तो बैक टू बैक मैं सारी चीज़ें आपको ज़रा नोटिस करवाता चल रहा हूँ। एनी हाउ मेरे साथ मेहमान है राजेश पालविया जी। राजेश सर, एक अटेम्प्ट ले सकते हैं? मैं ये आज डेरिवेटिव एक्सपायरी, मार्केट के बिहेवियर, स्क्रीन रीडिंग, इन सबको देख के सोचता हूँ कि एक छोटा सा ऑप्शन ट्राई मारना चाहिए। अब मेरे की प्रॉब्लम ये है कि मैं 13 तारीख आज वाला लूँ, मैं 23,000 की स्ट्राइक की प्लस करूँगा, ये एट द मनी समझ लो आप एक किस्म से। 156 रुपये की मिल रही है। 13 तारीख वाली फेब वाली दिखाना कॉल, प्रोड्यूसर साहब आप दिखाओ, ऊपर 13 फेब लिखा होगा। 23,000 की कॉल 156 रुपये में मिल रही है। ये वाली कॉल पकड़ो या फिर 23,000 की बड़ी मंथ वाली 27 तारीख वाली वो वाली कॉल पकड़ो। एक कॉल लेना चाहता हूँ, एक एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ। नहीं तो सर डिम्पी जी देखिए, आप 20 फरवरी की कॉल ऑप्शन पे भी फोकस कर सकते हैं, क्योंकि अब मार्केट ने 22,800 से एक लेवल तो डिफेंड किया है। एक होप तो बनी है कि मार्केट उस लेवल को होल्ड करके एक पुल बैक की अटेम्प्ट जरूर कर रहा है। कल इतना इंटेंस सप्लाई प्रेशर था FII का, उसके बावजूद भी आज वापस मार्केट सेकंड अटेम्प्ट करते हुए दिख रहा है पुल बैक का। हमें लगता है 23,150 जो कि एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, वो लेवल अगर क्रॉस होता है स्पॉट पे तो शायद एक शॉर्ट कवरिंग बिल्कुल बनते हुए दिख सकती है। तो 20 फरवरी की कॉल ऑप्शन को भी फोकस में रखा जा सकता है, या आप मंथली में जाए थोड़ा प्रीमियम हाई रहेगा। तो 20 फरवरी की कॉल ऑप्शन और डिप्पी जी हम 23,100 की कॉल ऑप्शन यहाँ पे सजेस्ट करेंगे, वो थोड़ा एट द मनी रहेगा। 220 के आसपास अभी ट्रेड कर रही है 20 फरवरी की कॉल ऑप्शन, ये कॉल ऑप्शन को फोकस में रखें। और अगर हमें लगता है कि यहाँ पे आज के टेक्सचर के हिसाब से अगर हम 23,070 के लेवल को होल्ड करते हैं कुछ और देर के लिए, तो शायद एक अटेम्प्ट जरूर करेगा मार्केट 23,150 को क्रॉस करने का। और वो क्रॉस होता है तो ये 23,250 की तरफ भी एक मूव बनते हुए दिखेगा। लेकिन ये मूव जो आएंगे बहुत फास्ट आएंगे, आपको इमीडिएट एग्जीक्यूट करना है। तो ये कॉल ऑप्शन बाय करें 23,100 की 20 फरवरी की। टारगेट यहाँ पे प्रोजेक्ट करें 280 से लेके 315 की तरफ टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना होगा इसमें करीब 170 रुपए के आसपास।
170 का स्टॉप लॉस है, 315 तक का टारगेट है, स्ट्राइक होगी 23,100 की, और जो डे है वो है 20 फेब वाली कॉल। तो आपको हमने सब कुछ छाप दिया आपके लिए वापस से। 20 फेब 23,100, 315 का टारगेट है, 170 का स्टॉप लॉस है। स्विंग जोर से मार रहा है, 80 पॉइंट ऊपर आ गया निफ्टी, अच्छा लग रहा है देख के। दूसरा निफ्टी बैंक करीब 200 पॉइंट ऊपर है। 15 मिनट के चार्ट पे टिपिकली ब्रेकआउट के साइंस हैं। हो गया अच्छा तो बढ़िया मूव आज में आना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, निफ्टी को 200-250 पॉइंट और मेहनत करनी है अपने सेफ एरिया में अंदर आने में। ये 23,300 350 में आ जाएगा ना तो बढ़िया मूवमेंट भी दे सकता है, बट फिंगर क्रॉस। और मैं उम्मीद करता हूं कि बाजार के अंदर कुछ बड़े शेयरों की भी सपोर्ट हमको मार्केट के अंदर ज़रूर मिलेगी। लेट्स सी, देखते हैं। एक स्ट्राइक तो मैंने आपके सामने फायर करवाई दी है ऑप्शंस के ट्रेड की। तो अब मैं सीधा स्टॉक्स पे आता हूँ जहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस बन रही हैं, सीधा लॉन्ग पोजीशंस बन रही हैं। जुबिलेंट फूडवर्क छोड़ देता हूँ, बिना वॉल्यूम का है। 1 मिनट का समय दीजिए। यस, चोला फाइनेंस एक बार दिखाना। अजीत सर एक बार जरा चोला फाइनेंस देखना। डिम्पी देखिए, चोला फाइनेंस पहले डिस्क्लोजर ये हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया है, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो करीब 1380 के पास रिकमेंड किया है। 1435 का टारगेट था और 1320 के स्टॉप लॉस के साथ। तो यहाँ पे मूव काफी कब किया सर आ चोला चुका है। फाइनेंस? आज ही किया है? आज ही किया है। आज अजीत सर आज ही किया है क्या? आज ही किया? बिल्कुल, अभी किया? आज थोड़ी देर पहले। वही मेरे पास था सर, मेरा वेटिंग पीरियड में चला गया, नहीं तो मैं आपसे पहले पूछ लेता। कोई बात नहीं, बताइए सर प्लीज। तो अभी मुझे लगता है कि इस मोमेंटम देखिए अपना प्रीवियस स्विंग हाई के पास आ गया, 1400 के पास कॉल राइटर्स भी हैं। थोड़ा बहुत यहाँ पे पॉज हो सकता है। अगर कोई डिप दोबारा से मिलता है 1380 के पास, डेफिनेटली वहां पे आप बाय करिए। अब आपका स्टॉप लॉस 1350 का होना चाहिए 1440 तक के टारगेट्स के लिए। ओके ठीक है, डन। हालांकि 1-2 शेयर मेरे पास और भी हैं, बट थोड़ा खिंचे हुए शेयर्स हैं, जैसे मुथूहुड भी है बट खिंचा हुआ शेयर्स है, कल भी खिंचा हुआ शेयर्स है, इसलिए मैं उन शेयर्स में ना थोड़ा जाना। ऐसा नहीं कि मेरे को दिक्कत है उन शेयर में, बट मेरे को लग रहा है कि मैं ना राइट टाइम पे पकड़ लूँ ना तो मैं स्विंग की जगह छुड़वाऊंगा। अब 5% खिंचा हुए शेयर को पकड़ रहा हूँ तो स्विंग की जगह कैसे छुड़वाऊंगा, कैसे प्रॉफिट कमाऊंगा? ठीक है, बट फिर भी मैं देख रहा हूँ कुछ मिल जाए तो ऐसा कुछ ट्रेड जहाँ पे राजेश सर से पता करें। राजेश सर एक काम करना जरा, ये शेयर है डेविस लैब, जरा देखना थोड़ा और चल सकता है क्या? 6100 रुपये का मिल रहा है अभी डेविस लैब, रखूंगा 6-7 दिन। बिल्कुल डिम्पी जी, देखिए फार्मा में मोमेंटम बना है और हमने शो की ओपनिंग में लुपिन आज रिकमेंड भी किया और काफी अच्छा प्राइस बिहेवियर यहाँ पे बनते हुए दिखा है। लुपिन में मोमेंटम डे हाई की तरफ ही है। डिवीज में भी अगर हम देखें तो यहाँ पे यस स्टॉक एक अपने मल्टीपल सप्लाई जोन को पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। इस तरीके के मार्केट में ये स्टॉक अपनी ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो ये क्लियर आउट परफॉर्मेंस के साइन होते हैं स्टॉक में जब आप इस तरीके के मार्केट में हायर साइड पे होल्ड आउट करते हैं। मार्केट जैसे ही स्टेबल होगा तो बिल्कुल यहाँ पे 6200 6300 के टारगेट शॉर्ट टर्म में आते हुए दिख सकते हैं, और स्टॉक एक अटेम्प्ट भी कर रहा है अपने एक सप्लाई जोन को क्रॉस करने का। 6120 6130 के लेवल क्रॉस होते ही ये स्टॉक में एक अच्छा अप मूव अनफोल्ड हो सकता है 6250 की तरफ। तो यहाँ पे बाय किया जा सकता है 6000 के स्टॉप लॉस से। खरीदारी के मौके बन रहे हैं डेविस लेबोरेटरीज में। स्टॉप लॉस 6000 का मेंटेन करें। 2.25% की तेजी इस वक्त नजर आ रही है डेविस लेबोरेटरीज पर मौके इस वक्त बनते हुए। लेकिन आइए आप बात करते हैं कंपनी के मैनेजमेंट पर, मैनेजमेंट के साथ नतीजों पर। अशोक लेलैंड, इसका जिक्र हमने विस्तार से किया ड्यूरिंग द बुलेटिन, ऑल्सो टेक्निकल और फंडामेंटल टेक्स लिए, और साथ ही आपको बताएं कि ब्रोकरेजेस के रेडार पर भी ये स्टॉक हैं। कंपनी के नतीजों के ठीक बाद बोफा सिक्योरिटीज, गोल्डमैन सैक्स, मैक्वायरी, सिटी और सीएलएसए सभी के आज रिपोर्ट्स हैं, और ज्यादातर रिपोर्ट्स जो है वो खरीदारी की राय और साथ ही आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग ही जता रही हैं। नतीजों की अगर बात करें, कंपनी की आय में करीब 2% का इजाफा सालाना आधार पर देखने को मिला। मुनाफे के फ्रंट पर नतीजे ठीक रहे, 31% की बढ़ोतरी वहां पर देखने को मिली। 11.6% से मार्जिन जो है वो 12% पर, यानी कि ऑलमोस्ट 78 बेसिस पॉइंट्स के अपमूव देखने को मिले। ऑल इन ऑल नतीजों पर अशोक लेलैंड के मैनेजमेंट का क्या कहना है, साथ ही Q4 में यानी कि आने वाली तिमाही के लिए किस तरह के सेंटिमेंट्स बन रहे हैं और क्या बिजनेस एक्सपेंशन प्लान्स हैं, इस पर विस्तार से बातचीत करने के लिए कंपनी के एमडी और सीईओ शेनु अग्रवाल अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिस्टर अग्रवाल, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। अपना
समय देने के लिए आपका शुक्रिया। और सबसे पहले तो नतीजों पर आपका टेक और कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री जो कि इस वक्त डाउन साइकिल में नजर आ रही है, इस पर आपका आउटलुक जानना चाहेंगे। क्या आप बिलीव करते हैं कि हम बॉटमिंग आउट के नजदीक हैं, और अगर हाँ तो किस तरह की ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री आगे नजर आएगी? Q4 के लिए किस तरह के बिजनेस एक्सपेंशन प्लान्स, क्या रणनीति आप बनाकर चल रहे हैं? डेफिनेटली हम लोग भी काफ़ी सेटिस्फाइड हैं Q3 के रिजल्ट से, बिकॉज एक जो हमारा मीडियम टर्म विजन है मिड टीन EBITDA की तरफ जाने का, उसकी तरफ हमने अच्छा प्रोग्रेस किया है। लास्ट ईयर हमारा जो EBITDA मार्जिन था वो 12% था, अभी हमने 12.8% EBITDA मार्जिन डिक्लेयर किया है। तो हम लोग बढ़ रहे हैं धीरे धीरे उस मिड टीन EBITDA टारगेट की तरफ। दूसरा, जहां तक MHCV इंडस्ट्री का सवाल है, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं कि ये बॉटम आउट हो चुकी है। Q1 में इंडस्ट्री ने अच्छा परफॉर्म किया था, हालांकि उस वक्त बहुत सारा पेसिमिज्म था कि यूनियन इलेक्शंस को लेकर शायद इंडस्ट्री अच्छा ना करे, लेकिन लगभग 5 से 6% की ग्रोथ हुई थी Q1 में, जो कि दिखाता है कि फंडामेंटली इंडस्ट्री काफी स्ट्रांग है। Q2 में डी ग्रोथ हुई, उसके एक दो कारण थे जो हमने पहले भी बात की है। पहला ये कि गवर्नमेंट कैपेक्स में थोड़ा सा कमी आई थी, इलेक्शंस के बाद थोड़ा स्पीड उसकी स्लो हो गई थी। दूसरा, मॉनसून्स भी थोड़ा इरेटिक थे और थोड़ा लंबे हुए इस बार, उसकी वजह से भी काफी माइंस कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में डिले हुआ। तो इसके कारण Q2 में लगभग 13 से 14% की डी ग्रोथ हुई। उस वक्त हम ये कह रहे थे कि ये टेम्परेरी है और Q3 और Q4 अच्छा होगा। अब जब Q3 खत्म हुआ है तो हमने देखा है कि MHCV इंडस्ट्री की डी ग्रोथ जो लगभग 13-14% थी वो 3 से 4% पे आ गई है। तो ये काफी बड़ा स्विंग है, काफी बड़ा कमबैक है। जनवरी की इंडस्ट्री भी हमारे सामने है अब, और जनवरी में एक्चुअली इंडस्ट्री 4 से 5% ग्रो हुई है। तो हम ये मानते हैं कि फरवरी और मार्च भी हमको अभी अच्छा दिख रहा है। हम ये मानते हैं कि ये क्वार्टर काफी अच्छा होगा, इसमें एक पॉजिटिव ग्रोथ आएगी इंडस्ट्री में। और अगर ये कंटिन्यू रहा अच्छा मोमेंटम जो है Q1 में और Q2 में अगले साल, तो अगला साल भी एक बेहतरीन साल होना चाहिए इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से। ठीक है शेनु जी, नमस्कार, अभिषेक बोल रहा हूं। सर, मार्जिन के फ्रंट पर कंपनी का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। इंडस्ट्री लीडिंग मार्जिन करीब 12.5% की आपने रिपोर्ट की है, और हमने देखा है कि जो Q4 होता है आपके लिए वो स्ट्रांग रहता है ऐसे टिपिकली। क्या हम उम्मीद करके चलें कि मार्जिन यहां से आप और बढ़ा पाएंगे Q4 में? 15% के आसपास की मार्जिन की उम्मीद करें? देखिए, Q4 का जो मार्जिन है वो थोड़ा अलग होता है, क्योंकि Q4 में इंडस्ट्री सबसे ज्यादा होती है। अगर Q4 की इंडस्ट्री Q3 Q2 से कंपेयर करेंगे एब्सोल्यूट सेंस में, तो वो काफी अधिक होती है। इसलिए वो ऑपरेटिंग लेवरेज का जो फायदा मिलता है Q4 में, उससे हमारा मार्जिन नॉर्मली काफी बढ़ जाता है और इंडस्ट्री का मार्जिन भी काफी बढ़ जाता है। तो आई थिंक पूरा साल का थोड़ा हमको देखना चाहिए, ताकि उससे सही पोजीशन पता लग सके। और पूरा साल में जैसे मैंने कहा कि Q3 में भी हमने लगभग 80 बेसिस पॉइंट मार्जिन बढ़ा पाए हैं, और पूरे YTD 9 महीने में इस साल भी हमने अच्छा मार्जिन अपना बढ़ाया है। और अगर हम इसी तरीके से, इसी स्पिरिट से, इसी फोकस से आगे बढ़े, तो मुझे लगता है कि 2-3 साल में हम अपना वो टारगेट मिड टीन EBITDA का पूरा करेंगे। जहां तक Q4 की सवाल है, डेफिनेटली जैसे मैंने कहा Q4 में वॉल्यूम बेहतर होगा Q3 से काफी ज्यादा। कॉस्ट सेविंग का एफर्ट चल ही रहा है। हमें लगता है कि हमारा मिक्स भी Q4 में बेटर होना चाहिए, तो उसके हिसाब से Q4 भी एक अच्छा परफॉर्मेंस का क्वार्टर होगा। ठीक है शिनु जी, शुक्रिया पहले तो समय देने के लिए। और आप पिछली बार जब आपसे बातचीत हुई तो आप ये कह रहे थे कि आप कुछ अपनी सब्सिडरीज को अनलॉक करेंगे, डेट मीन्स कंपनी में से सब्सिडरीज को अलग निकाल देंगे, और उसके बाद में हो सकता है लिस्टिंग भी हो। तो आप मेरे को थोड़ा इसकी प्रोसेस बता सकते हैं, कहाँ तक हम पहुँचे हैं और किस सब्सिडरी को आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं? देखिए, बहुत सारा वैल्यू अनलॉक होना बाकी है अभी। पहला, सबसे पहले जो हम सोच रहे हैं कि वो HLF का है। हमने पहले भी कहा था कि हम कोशिश करेंगे कि Q1 FY26 तक ये काम पूरा हो। इसमें थोड़ा डिले हुआ है,
पहले, बिकॉज रेगुलेटरी अप्रूवल्स वगैरह में थोड़ा एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा टाइम लगा है। लेकिन अभी भी हम काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं कि Q1 FY26 में HLF को हमें लिस्ट करने में सफलता प्राप्त होगी। जहाँ तक स्विच का काम है, जिसमें काफ़ी वैल्यू है अगेन स्विच में, वो उसके अंदर अभी मुझे लगता है 2-3 साल का समय और चाहिए होगा, जहाँ जब कि स्विच कैश जनरेट करने लगे, पूरा अपना प्रॉफिट कमाने लगे और उसका पूरा प्रोडक्ट रेंज तैयार हो जाए, वो सही वक्त होगा जब हम स्विच की लिस्टिंग के बारे में सोचें। बिल्कुल, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मिस्टर अग्रवाल, सवालों के जवाब देने के लिए, और आपको और कंपनी को आने वाले क्वार्टर्स के लिए ढेरों शुभकामनाएं। अशोक लेलैंड के मैनेजमेंट से हम विस्तार से बातचीत कर रहे थे। नतीजों के ठीक बाद स्टॉक में हमने देखा पॉजिटिव रिएक्शन। आज के सत्र में मजबूती के साइंस करीब 1% की तेजी पर यह स्टॉक इस वक्त ट्रेड करता हुआ। अजीत, SBI कार्ड्स पर बाजार खुलने से पहले हमने बातचीत करी थी और इनफैक्ट कल के सत्र में भी SBI कार्ड्स को टच बेस किया था। स्टॉक में मोमेंटम नजर आ रहा है लगातार कुछ ट्रेडिंग सेशन से। वैसे तो ये जाना जाता है स्लो एंड इवेंचुअल मूवमेंट के लिए, लेकिन इस वक्त अगर आप देखें 5% की तेजी इसमें कायम है। 855, 856 के लेवल्स यहाँ पर। यहाँ पे देखिए, जब से इसमें रिवर्सल आया, एक बेसिकली अटेम्प्ट हुआ था इन द मंथ ऑफ सितंबर लास्ट ईयर, उसके बाद फेड आउट हुआ वो अटेम्प्ट और दोबारा से इसमें बेस जहाँ पे कि 700-750 के पास इसने दोबारा से बेस बनाया और फिर ये रिकवरी दिखा रहा है। इस बार वॉल्यूम्स ठीक ठाक है। मुझे लगता है कि इस रैली में, इस रिकवरी में करीब 920 तक के लेवल्स पॉसिबल हैं। तो जिनके पास है, थोड़ा सा स्टॉक वोलेटाइल है तो स्टॉप लॉसेस भी डीपर होते हैं। तो 815 के स्टॉप लॉस के साथ 920 तक के पहला टारगेट और उसके बाद करीब 950 तक के टारगेट्स के लिए इसमें आप वेट कर सकते हैं। बाजार दिन के उच्चतम स्तर पर ट्रेड कर रहा है और अगर आप इंडेक्स निफ्टी, बैंक निफ्टी देखेंगे और साथ ही मिड कैप देखेंगे, मिड कैप में 650 अंकों की मजबूती, निफ्टी फार्मा में करीब 400 अंकों की मजबूती। सेक्टर ऑफ द डे कह सकते हैं फार्मा, अच्छी खासी एक्शन के साथ 23,173 के स्तर पर इस वक्त निफ्टी में ऑलमोस्ट 128 पॉइंट्स की तेजी पर निफ्टी में मजबूती के साइंस। और इस मजबूती में हमारे साथ सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन भी जुड़े हैं अपनी ऑप्शन की दमदार रणनीति, ऑप्शन के चैंपियन लेकर। नीलेश, गुड मॉर्निंग। वॉलेटाइल मूव्स हैं वैसे मार्केट में, लेकिन एट दिस पॉइंट रिकवरी और अच्छी खासी मजबूती के साइंस नजर आ रहे हैं। कौन सा ऑप्शन का ट्रेड लेकर आए हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू मानसी। बिल्कुल, देखिए खरीदारी पर फोकस है सबसे पहले और NBFC स्पेस एज अ होल काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। कल भी हमने यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस देखा था, आज एक फॉलोअप मूव देखने को मिल रहा है और इस स्पेस में से जो स्टॉक लगातार आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है वो है बजाज फाइनेंस। एक रीसेंट करेक्शन के बाद यहाँ पे फिर से स्ट्रेंथ रीगेन होती हुई नजर आ रही है, तो यहाँ पे हम एक फॉलोअप मूव 8600 तक का एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, जो इसका प्रीवियस लगभग ऑल टाइम हाई के आसपास का लेवल है। तो यहाँ पे 8400 का एट द मनी का कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह होगी। हालांकि यहाँ पे थोड़ा बहुत स्पर्ट पीछे कुछ एक मिनटों में जरूर आया है, बट इसे खरीदना होगा 135-140 के रेंज में। स्टॉप लॉस 102 का होगा, 225 के टारगेट होंगे। इसका लॉट साइज 125 का है, इसलिए इन टर्म ऑफ रुपीज पर लॉट का जो रिस्क है वो 5000 का है एंड पर लॉट रिवॉर्ड 10,625 के बनते हुए नजर आ सकते हैं। तो ओवरऑल बजाज फाइनेंस और इसके अलावा सारी NBFC स्टॉक्स में हमें मोमेंटम नजर आ रहा है, इसलिए बजाज फाइनेंस पर कॉल ऑप्शन के जरिए खरीदारी करके चल सकते हैं। ओके, ठीक है सर। बजाज फाइनेंस आज कॉल्स आई हैं और एक्टिव ट्रेंडिंग स्टॉक्स के अंदर आ रही हैं और अच्छा लग रहा है। फाइनेंस और बैंकिंग आज थोड़ा पुश भी मार रहे हैं, ये चीज़ भी ध्यान देने वाली है, इसलिए 8400 की कॉल के साथ आप चल सकते हैं। थोड़ी देर पहले ही आपको राजेश सर ने भी एक कॉल बताई थी, आपको ध्यान है ना, 23100 की कॉल। राजेश सर एक बार जरा अपडेट देना, अब तो खिंच गई होगी काफ़ी, जिस लेवल पे आपने बताया था वहाँ से तो ऊपर आ गया होगा काफ़ी। 220-22 के आसपास हमने उस पर चर्चा शुरू करी थी। 253 के आसपास के अभी हाई बनाए, 247 के आसपास अभी ये कॉल ऑप्शन 20 फरवरी की 23,100 की स्ट्राइक की ट्रेड करते हुए दिख रही है। हमें लगता है कि जो लेवल हमने चर्चा भी करी थी 23,150, उसके आसपास ही अब हम निफ्टी स्पॉट पे भी ट्रेड कर रहे हैं। अगर इसके ऊपर अगले 10 मिनट सस्टेन रहता है 23,150 के ऊपर, तो आई थिंक यहाँ पे मोमेंटम और बिल्ड होगा। 23,200 की तरफ हमें लगता है निफ्टी बढ़ते हुए दिखेगी। SBI कार्ड भी हमने शो की शुरुआत में जिक्र किया था, 865 के टारगेट के लिए ऑलमोस्ट 858 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो आई थिंक स्टॉक स्पेसिफिक भी मोमेंटम बन रहा है और कुछ स्टॉक्स में शॉर्ट कवरिंग भी आ रही है। तो ये सेकंड डे है जहां पे निफ्टी एक अटेम्प्ट कर रहा है
इस ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी से बाहर निकलने का। आई थिंक अगर हम अब यहाँ पे 23,150 के ऊपर सस्टेन रहेंगे तो ये मोमेंटम कुछ और मतलब फर्स्ट हाफ तो एटलीस्ट हमें लगता है पॉजिटिव साइड पे ही ट्रेड करते हुए दिखेगा। ना केवल फर्स्ट हाफ हो सकता है सर, सेकंड हाफ भी हो जाए ट्रेड, तो मेरे को लगता है देखते हैं क्या होगा आगे चल के। और फिलहाल तो आपके जो कॉल आपने दी थी हमको टाइमली, उसके लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। लेकिन कुछ एक और ट्रेड भी है जरा सर, एक दो चीज़ें और जरा मेरे को नक्की करनी है आपसे, जरा बताते जाइएगा वो भी। लॉन्ग साइड पे मैं चेक करूँगा क्योंकि आज का ना मोमेंटम मेरे को थोड़ा पसंद आ रहा है मार्केट का, और मेरे को लग रहा है कि मौका है अच्छे शेयर पकड़ के प्लस करने का इस समय। एक मिनट सर ये जरा पावर वाला पैक भी थोड़ा एक्टिव है, NHPC PFC। राजेश सर इन दोनों में से कुछ है क्या? NHPC PFC इन दोनों चेक करो तो जरा। तो देखिए डिम्पी जी, काफी बीटन डाउन रहे हैं ये स्टॉक्स। पावर स्टॉक्स में काफी बड़े करेक्शन हमने देखे पिछले दिनों में। अगर NHPC की बात करें तो स्टॉक में एक रिकवरी का अटेम्प्ट लेते हुए जरूर दिख रहा है। स्टॉक एक अपने मल्टीपल सपोर्ट को डिफेंड करने में कामयाब तो हुआ है, लेकिन अभी यहाँ पे हमें लगता है 77 78 के लेवल इसके लिए काफी क्रूशियल है। अगर वो लेवल क्रॉस होते हैं तो ये फर्दर रैली एक्सटेंड करेगा। टाइम बीइंग के लिए एक पुल बैक का ट्रेड है। 72 का स्टॉप लॉस फॉलो करें जिनके पास भी लॉन्ग साइड का ट्रेड है। 78 के आसपास एक बार जरूर रिव्यू करना चाहिए। वहीं अगर हम NTPC को भी देखें तो ये स्टॉक भी एक रिकवरी का अटेम्प्ट करते हुए दिख रहा है। ये भी अपने मल्टीपल सपोर्ट एरिया के आसपास ही जो प्रीवियस स्विंग लो बने थे करीब जनवरी में, उसके आसपास से ही सपोर्ट लेके पुल बैक दे रहा है। 300 रुपए का लेवल इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल है इसके लिए डाउन साइड में। अगर ये बचाने में कामयाब रहता है तो 320 तक का पुल बैक यहाँ पे भी आते हुए दिख सकता है। बट डिम्पी जी, स्पेस जो दो अट्रैक्टिव लग रही है आज के मूव में, वो एक तो NBFC फाइनेंस कंपनियां यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम जनरेट कर रही है, और फार्मा ये स्पेस भी एक अच्छा मोमेंटम जनरेट करती है। तो आई थिंक यहाँ पे दोनों ही सेगमेंट में अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी स्टॉक स्पेसिफिक देखने को मिल रही है। ये पॉइंट टेकन है सर आपका राजेश सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मैं उम्मीद करता हूँ जो आपने 23,150 की इंपॉर्टेंस साथ में कॉल्स प्लस करवाई है वो आज बढ़िया रिटर्न देके जाए। मैं आज पता है क्या सर फील कर रहा हूँ कि आज भी निफ्टी 23,300 लगा सकता है। डेरिवेटिव एक्सपायरी का हफ्ता भी है तो आज खिंच सकता है मार्केट। और मैं आपको ज़रूर दोपहर में भी कनेक्ट करूँगा अगर ऐसा होता है तो, और मैं उम्मीद करता हूँ फिंगर क्रॉस कि ऐसा ही हो तो आपसे वापस कनेक्ट करके ज़रा आज पता करेंगे, क्योंकि आज फील गुड आ रहा है स्क्रीन को देखने में ना, थोड़ा अटेम्प्ट लग रहा है कि फाइट थोड़ी अच्छी है। जिनको स्क्रीन रीड करनी आती है उनमें उनकी बात बता रहा हूँ इस समय। राजेश सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इंडिया विक्स अभी 1490 पे आ गया है, यानी कि 15 के जस्ट नीचे आके ट्रेड कर रहा है। इतना ही चाहिए, ज़्यादा गिरा भी मत दे रहे हैं तो डल हो जाएगा मार्केट। हाँ, इतना ही चाहिए तो मार्केट थोड़ा और ड्रैग मार सकता है। देखते हैं क्या होता है अभी। और रिलायंस इंडस्ट्रीज 1220 पे मिल रहा है। अजीत सर, बीइंग एज एन इन्वेस्टर प्लस कर लूं? डिम्पी देखिए, इन्वेस्टर्स के लिए तो डेफिनेटली ये जोन है, बिकॉज 1160 से लेकर 1300 का बैंड बेसिकली इसी ने काफी टाइम से होल्ड कर रखा है। आप लोअर बैंड के पास हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक बाइंग इंटरेस्ट भी दिख रहा है आपको। 1200 पे जो पुट राइटर्स हैं वो भी एग्रेसिव हैं। तो ये सारी चीजें लग के तो लग रहा है कि हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन जरूर हो सकता है। टाइम भी बेसिकली टाइम आपको स्पेंड करना पड़ेगा। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं, आपका टाइम होराइजन 1 साल से उसका ऊपर है, डेफिनेटली एक अच्छा जोन है to accumulate Reliance। इंडस्ट्रीज इन्वेस्टर्स के जोन में तो है ही यहाँ पे। इस शेयर पे बिल्कुल ध्यान रखिएगा आप यहाँ पे। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ, देखिए जिस जगह पर हम आके खड़े हैं ना, बहुत क्रिटिकल एरिया है दोनों लिहाज से। निफ्टी के लिहाज से 23,150 है, ठीक है, और बैंक निफ्टी के लिहाज से 49,800 है। तो दोनों अगर पार हो जाते हैं तो पुल बैक में थोड़ा और स्पीड आएगी। देखते हैं क्या होता है आज। बट फिलहाल आपके पास एक्युमुलेशन के स्टांस को छोड़ना नहीं, नो एग्रेशन नो डिप्रेशन वाली बात को भूलना नहीं, और मार्केट को अपने हिसाब से थोड़ा रिदम प्ले और करने दो। उसके बाद फिर देखते हैं क्या बनती है बात। अजीत सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने टाइम निकाला, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके।